Hello, my dear friends. This is Ajay Mishra, and we are going to start our new discussion on economics. And this is class 15, and the topic is taxation in India, part 2. तो टैक्सेशन इन इंडिया पार्ट 2 में हम जब शुरू करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक जो आज का हमारा होगा दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। तो ये जो टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन है ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये काम करते हैं या तो वो टैक्स को अवॉइड करते हैं देना या टैक्स को इवेड करते हैं देना। टैक्स अवॉइडेंस जब जनरली जो कॉमन मैन होता है उसको लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। टैक्स अवॉइडेंस अगर कहा जा रहा है तो इसका मतलब होता है कि जो बंदा है वो इस तरीके की टैक्स प्लानिंग करता है, इस तरीके की टैक्स प्लानिंग करता है कि जो लूप होल्स हैं उनको यूज करता है और उन लूप होल्स को यूज करके टैक्स को पे नहीं करता है, वो अवॉइड करता है टैक्स को। कुल मिला के जो भी लूप होल्स हो प्लानिंग इस तरीके से करो कि गवर्नमेंट को अल्टीमेट टैक्स देना ही ना पड़े, राइट। जो टैक्स इवेड करता है इंसान, जो टैक्स वो टैक्स जानबूझ के देना नहीं चाहता, वो कोई प्लानिंग नहीं करता इस तरीके की, वो छुपा लेता है हर चीज़ को। छुपाना और टैक्स प्लानिंग करना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन दोनों का मिसयूज होता है। टैक्स इवेजन तो डायरेक्टली आप ब्लैक मनी में कन्वर्ट होता है, ऐसा मनी जो टैक्स ना दिया जाए, लेकिन टैक्स जो अवॉइडेंस है ये टैक्स देता भी नहीं है और ब्लैक मनी में भी टैक्स कन्वर्ट नहीं होता है उसका पैसा। तो टैक्स अवॉइडेंस जनरली सभी करते हैं, जैसे कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया पैसा और उस पर कुछ छूट मिली है, गवर्नमेंट ने छूटी, तो आप उसको टैक्स पे नहीं करते हो। उसको बचाने के चक्कर में आप कहीं पे फिक्स डिपॉजिट कर देते हो, घर खरीद लेते हो, तो उसको कहेंगे टैक्स अवॉइडेंस। आप कुछ ऐसा टैक्स प्लानिंग कर रहे हो कि आप टैक्स देना ना पड़े। लेकिन टैक्स इवेजन में कुल मिला के आप रिपोर्ट ही गलत देते हो। आप कहते हो कि यार मेरी इनकम ही नहीं हुई, मैं तो मारा हूँ, मेरा तो बिजनेस ही नहीं चला, वॉट एवर, राइट। तो ऐसे लोग, टैक्स इवेजन इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, टैक्स अवॉइडेंस इज ऑल्सो नेगेटिव कॉन्सेप्ट, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट जितना कि टैक्स इवेजन है। चलिए देखते हैं इसमें थोड़ा सा क्या कहता है। मिनिमाइजिंग ऑफ टैक्सेस, टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है मिनिमाइजिंग ऑफ टैक्सेस, राइट। यूजिंग लेजिटिमेट टैक्स डिडक्शंस, सेटिंग अप टैक्स डिफरल प्लान्स, टेकिंग टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स इवेजन क्या है? नॉट पेइंग टैक्सेस एट ऑल, ये पे ही नहीं करता। नॉट रिपोर्टिंग इनकम, रिपोर्टिंग मोर एक्सपेंसेस देन यू कैन, not paying taxes owed, understanding what tax amount owed, right, understating what टैक्स अमाउंट ओड। तो कुल मिला के अंडरस्टेटिंग कर देना, पे ना करना, एक्सपेंसेस को ज़्यादा दिखा देना, बहुत सारे ऐसे काम करता है जो उटपटांग होंगे, गलत होंगे। टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन में थोड़ा सा और देख लेते हैं। टैक्स इवेजन इज व्हेन ए पर्सन और एंटिटी डज नॉट पे द टैक्सेस दैट इज ड्यू टू द गवर्नमेंट, राइट। दिस इज इलीगल and liable to prosecution. Tax avoidance is where entities try to avoid tax by taking recourse to legal actions. Tax avoidance is not illegal. For example, a salaried employee investing a part of his income in some funds can be called tax avoidance. तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस में क्या है। टैक्स अवॉइडेंस एक लीगल मींस, लीगल एक्शन के जरिए टैक्स को अवॉइड करना कहा जाता है। However, when aggressive tax avoidance is practiced by large corporates, there is a huge revenue loss for the government. जाहिर सी बात है, अगर बहुत एग्रेसिव प्रैक्टिस की जाए किसी भी कॉरपोरेट के जरिए तो जो गवर्नमेंट का मेजर सोर्स है वही ख़त्म हो जाएगा। गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, राइट। ये क्या है? गार इसीलिए बनाया गया है स्पेसिफिकली अगेंस्ट ट्रांजैक्शंस वेयर द सोल इंटेंशन इज टू अवॉइड टैक्स। अगर कहीं पे ऐसा इंटेंशन हो कि टैक्स को अवॉइड करना ही हो तो गार उसी के लिए बनाया गया है। अब चलते हैं, दो चीज़ें और समझते हैं। व्हाट इज़ टैक्स बेस एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। टैक्स बेस क्या होता है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप कन्फ्यूजन या मिसकॉन्सेप्शन में रह जाते हैं। टैक्स बेस है वो सारे
सारे मीन्स, सारे ट्रांजैक्शन, सारी इनकम जिसके जरिए आपको या गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। एक इंसान अगर हम ले लें, एक पर्सन ले लें, जैसे आप ही हैं। अब आप एक तरफ नौकरी करते हैं, दूसरी तरफ आप बिजनेस भी कर सकते हैं, तीसरी तरफ आप कुछ और भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो एक इंसान को अगर हम पकड़ लें और उसके चार जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं सबको उठा लें, तो टोटल ट्रांजैक्शन से जो टैक्स आएगा उसे हम टैक्स बेस कह सकते हैं। टैक्स बेस का मतलब है टोटल such transactions from where tax can come. A tax base is a total amount of assets or income that can be taxed by a taxing authority, usually by the government. जितने तरीके के असेट होते हैं, जितने तरीके का, आप स्टैम्प ड्यूटी खरीदते हो, आप घर खरीदते हो, आप बहुत कुछ काम कर सकते हो। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी। किसी की टैक्स लाइबिलिटी, कितना टैक्स पे करना है, उसी को बोलते हैं टैक्स लाइबिलिटी। तो टैक्स लाइबिलिटी अगर हमें चेक करनी हो तो हम इसको चेक करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज टैक्स बेस इनटू टैक्स रेट। तो टैक्स बेस हमने डिफाइन कर रखा है कि जितने प्रकार की आपकी असेट, प्रॉपर्टीज, इनकम हो राइट एक एरिया में, उस पूरे एरिया को अगर हम देखते हैं तो उसमें जितने प्रकार के इनकम हो सकती है, जितने प्रकार के चीज़ों पे टैक्स लगाया जा सकता है, वो सब को हम टैक्स बेस कहेंगे। ठीक है, मतलब इस एरिया में प्रॉपर्टी का काम भी होता होगा, इस एरिया में लेट्स कंसीडर बिजनेस भी होता होगा, इस एरिया में लोग भी रहते होंगे, उनका भी इनकम होता होगा, इस एरिया व्हाटएवर, ये सब मिला करके जितने तरीके के टैक्स लगाए जा सकते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं टैक्स बेस। टैक्स बेस को अगर हम टैक्स रेट से गुणा कर दें तो पूरे एरिया की हमारी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। तो टैक्स बेस जब भी कहा जाए, वो जितने तरीके की इनकम है उन सारे इनकम की हम बात करेंगे जहां जहां से टैक्स आ सकता है। नाउ व्हाट इज ब्लैक मनी? ब्लैक मनी इज फंड्स earned on the black market on which income and other taxes have not been paid। जो ब्लैक मनी है उस पर किसी भी तरीके का टैक्स पे ही नहीं किया जाता है, तो उसे हम कह देते हैं ब्लैक मनी। ऑल्सो द अनअकाउंटेड मनी दैट इज कंसील्ड फ्रॉम द टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर इज कॉल्ड ब्लैक मनी। और ऐसे पैसे भी जिन्हें छुपा लिया गया है उन्हें भी हम ब्लैक मनी कह सकते हैं। The black money is accumulated by the criminals, smugglers, hoarders, tax evaders and other anti-social elements। तो ब्लैक मनी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ऐसा मनी जिस पे टैक्स ना पे किया हो, नो टैक्स हैज़ बीन पेड ऑन दैट मनी। इसी के अंतर्गत एक इलिसिट मनी भी आती है। ये इलिसिट मनी जो है ये गंदे तरीके से कमाई जाती है, स्मगलिंग के जरिए, मर्डर के जरिए। दिस इज ऑल्सो ब्लैक मनी, लेकिन ब्लैक मनी का एक गंदा रूप है, ब्लैक के बाद इलिसिट हो जाती है, जो कि इलिसिट मीन्स के जरिए जो पैसा कमाते हैं। नाउ व्हाट इज टैक्स एमनेस्टी? टैक्स एमनेस्टी जैसा कि होता है माफी कह सकते हैं। टैक्स एमनेस्टी इज अ लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी। इट इज एक आदमी को हम कहते हैं कि चलो यार तुमने बहुत कुछ छुपाया, पाप किया, चलो अब तो सच बता दो यार, तो एमनेस्टी दी गई उसको, और बहुत कुछ छूट भी उसे दी जाती है कि आपके पास किसी खिलाफ केस नहीं चलाएंगे, मुकदमा नहीं चलाएंगे, जेल में नहीं डालेंगे, है ना, पैसा है टैक्स दे दो, काम खत्म करो यार। टैक्स एमनेस्टी इज अ लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर अ स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ टैक्स पेयर्स टू पे ए डिफाइंड अमाउंट इन एक्सचेंज फॉर forgiveness of a tax liability including interest and penalties। तो कुल मिला के इंटरेस्ट और पेनाल्टी से बच जाते हो आप, और सिर्फ आपको टैक्स लाइबिलिटी ही चुकानी होती है, रिलेटिंग टू प्रीवियस टैक्स पीरियड और पीरियड्स एंड विदाउट फियर ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। तो क्या क्या चीज़ें आपको एमनेस्टी में दी गई? पहला, आपको इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा, दूसरा पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, तीसरा कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस नहीं चलाया जाएगा, बस आपको क्या कर देना है, टैक्स पे कर देना है, सरचार्ज पे कर देना है, जो होता है टोटल टैक्स लायबिलिटी आप पे कर दो, नो इंटरेस्ट
नो पेनाल्टी एंड नो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। ठीक है। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016। अब टैक्स एमनेस्टी के तहत आता है हमारा पहला, अगर हम डिस्कशन करें अभी हाल ही का, तो 2016 में आया था इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। इस स्कीम के तहत लोगों को अपनी इनकम को डिक्लेयर करना था और गवर्नमेंट कुछ टैक्स लेती थी और आप उसको फिर बाद में रख सकते हैं। आपके खिलाफ कोई भी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो नहीं चलाई जाएंगी, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लगाया जाएगा। सिटीजन्स who have not declared their income wholly or partially and paid their taxes in full in the past can come forward and declare their undisclosed income or assets। ऐसे लोग जिन्होंने पहले छुपा लिया है अपना इनकम को, वो सारे लोगों को दी जाती है इनकम टैक्स डिक्लेरेशन करने की छूट। आपको क्या पे करना है? पे करना है जितना टैक्स होता है। और क्या पे करना है? सरचार्ज, टैक्स ऑन टैक्स, हमारा पहले भी डिस्कशन हो चुका है। एंड पेनाल्टीज, थोड़ा सा पेनाल्टी भी करनी होती है एज एप्लीकेबल, है ना। इंटरेस्ट नहीं देना है आपको, आपको इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेगी गवर्नमेंट और आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं लगाएगी। रेट जो है इसके तहत वो कौन कौन से रेट थे? सबसे पहले आपको 30% जो अनडिस्क्लोज इनकम है वो तो आपको देना ही होगा। 7.5% आपको सरचार्ज देना था। पेनाल्टी आपको 7.5% देनी थी। टोटल जो पड़ रहा था वो 45% टैक्स आपको देना है और आपको 55% पैसा मिल जाता था। ये इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 के तहत था। हु हैव टू पे, किसको किसको कौन कौन पे कर सकता है? इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज कर सकती हैं, कंपनीज कर सकती हैं, फर्म्स कर सकती हैं, एंड एसोसिएशन ऑफ पीपल कैन डिस्क्लोज इनकम एंड असेट्स। और जो एसोसिएशन हैं लोगों के वो भी ऐसा कर सकते हैं। अब ये स्कीम 2019 में आया है अभी सबका विश्वास स्कीम। ये भी एक तरीके की एमनेस्टी स्कीम ही है जिसमें बहुत सारे छूट दी गई है ताकि एक तो पैसा आ जाए, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बहुत कम हुआ है, दूसरा बहुत सारे लोगों को भी छूट मिल जाएगी बहुत सारे डिस्प्यूट से। तो सबका विश्वास लेगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम 2019 है, इज ए स्कीम प्रपोज्ड इन द यूनियन बजट 2019। जो 2019 का यूनियन बजट है उसमें प्रपोज किया गया था। इंट्रोड्यूस टू रिजॉल्व ऑल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द एस्टवाइल सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज एक्ट। आपको पता है कि जब से हमारा जीएसटी लागू हुआ है उसके पहले के बहुत सारे मामले चले आए हैं। उन सारे मामलों को रफा दफा करने के लिए, ताकि जो जितने भी तरीके की इनडायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट्स हैं वो सारे के सारे ख़त्म करने के लिए सरकार सबका विश्वास स्कीम लेके आई है। द स्कीम विल बी फॉर टैक्स पेयर्स हु विश टू क्लोज देयर पेंडिंग डिस्प्यूट्स विद ए सब्सटेंशियल रिलीफ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। कौन कौन से केसेस कवर किए गए हैं इसमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं। जिन केसेस में शो कॉज नोटिस दिया जा चुका है, शो कॉज नोटिस दिया जा चुका है और ये पेंडिंग 30th डे ऑफ जून 2019 30 जून 2019 तक ऐसे नोटिस दिए गए, ये लोग पहुंच सकते हैं उसमें। पहले का एरियर बचा हुआ है वो लोग पहुंच सकते हैं। किसी के खिलाफ इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट वेयर द अमाउंट इज क्वान्टिफाइड ऑन और बिफोर द 30th ऑफ जून। कोई भी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट चल रही हो किसी के 30 जून 2019 से पहले, या कोई भी इंसान अपनी वॉलेंट्री डिस्क्लोजर भी कर सकता है कि हमने छुपाया हुआ था, हम ख़त्म करना चाहते हैं। अब जो केसेस कवर किए गए वो 4 तरीके के मैंने आपको बताए, लेकिन कुछ हैं जो जिन्हें एक्सक्लूड किया गया है इस स्कीम से। याद रखेंगे कौन से केसेस कवर किए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए 2020 के प्रिलिमिनरी के लिए, आप ध्यान रखिएगा। तो ये कौन कौन से हैं? टोबैको पे और पेट्रोलियम, स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो है इनको एक्सक्लूड किया गया है। ऐसे केसेस इन विच द टैक्स पेयर्स हैज़ बीन कन्विक्टेड, अगर टैक्स पेयर कन्विक्ट ही हो गया है, सज़ा मिल ही गई है,
सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 और फाइनेंस एक्ट 1944 के तहत तो उनको भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। एरोनियस अगर रिफंड की बात कोई केस है तो उन्हें भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। और सेटलमेंट कमीशन के सामने अगर कोई पेंडिंग केस है, सेटलमेंट कमीशन के सामने जो सेटल कर रहे हैं मामलों को, उनको भी इससे बाहर रखा गया है। रिलीफ क्या मिल रहा है? दिस स्कीम प्रोवाइड्स फॉर ए सब्सटेंशियल रिलीफ मार्जिन ऑन ऑल ड्यूटी डिमांड्स। व्हाट इज ए ड्यूटी डिमांड? ड्यूटी डिमांड है टोटल जितना टैक्स की डिमांड हो, जितना टैक्स आपको पे करना हो, रेंजिंग फ्रॉम 40% टू 70% ऑफ द डिमांड एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वॉलेंट्री डिस्क्लोजर। तो ये जो कह रहा है कि 40% टू 70% के बीच में जैसा भी उसमें लगेगा आपको पे कर देना होगा, सिवाय वॉलेंट्री डिस्क्लोजर के। अगर किसी ने वॉलेंट्री डिस्क्लोजर किया कि नहीं मैं टैक्स पे करना चाहता हूँ, मैंने अभी तक छुपा रखा था, तो उसको पूरा टैक्स पे करना होगा। अदरवाइज जिनके केसेस चल रहे हैं उनको 40 टू 70% के अराउंड टैक्स पे करना है और मुक्त हो जाना है। ये है साहब, थोड़ा सा देख लीजिए। रिलीफ अवेलेबल फ्रॉम द ड्यूटी डिमांड। देखिए क्या है, ड्यूटी डिमांड अप टू ₹50 लाख, 50 लाख से नीचे तक के जो ड्यूटी डिमांड्स हैं, और ड्यूटी डिमांड्स मोर देन 50 lakhs फॉर केसेस पेंडिंग एडजुडिकेशन और अपील। ऐसे केसेस जिन पेंडिंग चल रहे हों, अभी उन पे फैसला नहीं आया है, तो 70% है 50 लाख से नीचे, और 50 लाख से ऊपर कितना है 50%। फॉर केसेस ऑफ कंफर्म्ड ड्यूटी डिमांड्स वेयर नो अपील इज पेंडिंग। आपका फैसला आ गया है, फैसला आ गया है तो साहब आप तो अब आपका तो कोई केस चल नहीं रहा है, तो आप 60% पे करके निकल जाओ। 50 लाख से ऊपर वालों को 40% पे करके ही निकल जाना है। लेकिन अगर किसी ने वॉलंटरी डिस्क्लोजर किया है तो उसे फुल अमाउंट पे करना होगा, जितना उसका टैक्स लायबिलिटी बनती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है कि किनको इन्वॉल्व किया गया है, किनको एक्सक्लूड किया गया है, राइट। और कुछ इन्हीं में से एक आधी स्टेटमेंट जोड़ देगा तो आपको समझना है। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हम चलते हैं, ये भी बार बार न्यूज में आपने देखा होगा। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वॉज ओरिजिनली लॉन्च्ड इन 2015 एज ए स्कीम बिल्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एड्रेसिंग पॉवर्टी। ध्यान रखेंगे नाम इसका है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो गरीबों के कल्याण के लिए योजना बनाई गई थी, तो जाहिर सी बात है पॉवर्टी को एड्रेस करेगी। 2015 में आई, लेकिन आपको पता है कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, वो भयानक दिन आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 को, जब मोदी जी ने कहा भाइयों एवं बहनों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या भयानक दिन था 9 नवंबर से, जब लोग लाइन में लगे हुए थे। तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया और बोला गया कि भाई साहब अभी भी आप चाहो तो आप अपने इनकम को डिस्क्लोजर कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। तो ये क्या अमेंडमेंट किया गया था वो देखते हैं। हाउएवर विद द रिसेंट डिमोनेटाइजेशन ड्राइव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ ब्लैक मनी को रोकने के लिए जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था, एन अमेंडमेंट हैज़ बीन मेड टू द एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स बिल। जो भी इनकम टैक्स लॉज उस समय थे उसमें अमेंड कर दिया गया 2016 में, एंड द PMGKY हैज़ बीन मेड ए पार्ट ऑफ द टैक्सेशन लॉज। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को इसका एक पार्ट बना दिया गया। कैसे बना दिया गया कि एज पर द रिवाइज्ड अमेंडमेंट ऑफ द इनकम टैक्स बिल, इंडिविजुअल हु आर डिक्लेयरिंग देयर अनडिस्क्लोज्ड इनकम, ऐसे लोग जो अपनी ब्लैक मनी को डिक्लेयर कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं, they will be required to pay penalty of 10% tax at the rate of 30%, cess under the PMGKY at the rate of 33%, and additionally 25% of their undisclosed income will be invested in the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अब जरा साहब देखो कितना पैसा इनको देना है, वो जरा देखो। जो लोग डिस्क्लोज किए थे उसके बाद उनको कितने डरे हुए लोग थे। पहले तो आपका 30% टैक्स कटेगा, ठीक है, 10% पेनल्टी करेगा क्योंकि तुमने भाई साहब आपने इसको डिस्क्लोज नहीं किया था। इसके बाद सरचार्ज लगेगा,
इसको कहते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सेस। सेस क्या होता है? किसी स्पेशल पर्पज के लिए जो लगाया जाता है टैक्स। हमारा डिस्कशन पहले भी हो चुका है। तो प्रधानमंत्री गरीबों के कल्याण के लिए 33% सेस लगाया जाएगा। अभी भी बात रुकेगी नहीं यहीं पे। गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा है, जो बचा हुआ पैसा तो उसका 25%, उसका नहीं, टोटल का 25% जो पैसा है वो सरकार अपने पास रखेगी। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो 25% ऑफ द टोटल मनी गवर्नमेंट विल कीप विद इटसेल्फ फॉर 4 ईयर्स। 25% पैसा रख लेगी, 4 साल के बाद आपको लौटा देगी, लेकिन उस पर कोई इंटरेस्ट भी पे नहीं करेगी। इंटरेस्ट विल बी निल। तो 30%, 10%, 33% एंड 25%। आप ध्यान से देखिए। तो भाई साहब ये जो टोटल एक्सपेंस आता है 33%, आप ध्यान से देखेंगे तो 30% टैक्स, 10% अनडिस्क्लोज इनकम, और जो सेस लग रहा है वो 33% लग रहा है टैक्स के ऊपर टैक्स। ठीक है, तो लगभग 76% पैसा उसका फंस गया, सिर्फ 24% पैसा के अराउंड उसको मिलेगा। और यही पैसा आज गवर्नमेंट को काम आ रहा है। आपको पता होगा कि 1.7 लाख करोड़ रुपीस अभी कोरोना के संक्रमण के बाद यहीं से पैसा निकाल के गरीबों की मदद की जा रही है। तो इसी फंड का यूज कहाँ किया गया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर अनाउंस्ड रुपीज 1.7 लाख करोड़, 1.70 लाख करोड़ रिलीफ पैकेज अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.7 लाख रुपए जो रखा गया था गरीब कल्याण जो योजना के तहत उसके फंड में रखा गया था, उसी को अभी गरीबों के कल्याण के लिए निकाला गया, उस पिटारे को खोला गया है। जरा सोच के देखो। इंश्योरेंस कवर ऑफ रुपीज 50 लाख पर हेल्थ वर्कर। जितने भी हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं कोविड-19 के लिए, उनको 50 लाख का जो पैकेज दिया गया है, 50 लाख का जो इंश्योरेंस दिया गया है वो इसी फंड से दिया गया भाई साहब। 80 करोड़ जो गरीब लोग हैं उनको 5 किलो गेहूं और 1 किलो जो पल्स दी गई है, दाल दी जा रही है फ्री एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, भाई साहब ये भी इसी फंड से जा रहा है। 20 करोड़ विमेन, 20 करोड़ विमेन जन धन अकाउंट होल्डर्स टू गेट ₹500 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये कहाँ से जा रहा है? ये भी इसी फंड से जा रहा है। मनरेगा की जो वेजेस है 202 रुपये कर दिया गया 182 रुपये से, वो कहाँ से जा रहा है? वो भी यहीं से जा रहा है। एक्स ग्रेसिया ऑफ 1000 to 3 करोड़ पुअर सीनियर सिटीजन्स, पुअर विडोज एंड पुअर डिसेबल्ड, ये कहाँ से जा रहा है? ये भी जा रहा है। 1000 रुपये 3 करोड़ लोगों को डाल दिया जा रहा है। गवर्नमेंट टू फ्रंट लोड ₹2000 पेड टू फार्मर्स इन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल अंडर एग्जिस्टिंग पीएम किसान योजना टू बेनिफिट 8.7 करोड़ फार्मर्स। फार्मर्स को जो 8.7 करोड़ फार्मर्स को पीएम किसान योजना के तहत 2000 रुपये जो दिए जा रहे हैं वो किस स्कीम के तहत दिए जा रहे हैं? इसी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के फंड से ही दिए जा रहे हैं। Central government has given orders to state governments to use building and construction workers welfare fund to provide relief to construction workers। जो construction workers हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा है? कहा है कि जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड है वहाँ से पैसे दे दिए जाए। ये सब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से ही चल रहा है सारा काम साहब, इसे याद रखेंगे। Now what is inverted duty structure? What is inverted duty structure? जनरली अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जनरली आपने एक सुना होगा ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले तो ये जाने। एक बिजनेस है, लेट्स कंसीडर एक बिजनेस है, यहाँ पे इनपुट आता है और यहाँ से निकलता है आउटपुट। रूल ये होना चाहिए कि जो इनपुट आइटम्स हैं इन पे जो टैक्स होना चाहिए मस्ट बी लेस, आउटपुट पे ज़्यादा होना चाहिए।
टैक्स मस्ट बी मोर। बात समझ में आ रही है? जैसे हम एक टायर का एग्जांपल लेते हैं। टायर किस चीज़ का बनता है? रबड़ का बनता है। तो रबड़ पे जो इनपुट टैक्स होना चाहिए, जो टैक्स होना चाहिए, हम मान लेते हैं कि इंपोर्ट करते हैं हम आइटम को, ठीक है ना, और यहाँ पे हम टायर बनाते हैं। तो रबड़ हमने इंपोर्ट किया, तो इस पे जो टैक्स लगना चाहिए दैट शुड बी, रॉ मटेरियल है ना ये, तो रॉ मटेरियल पे जो टैक्स होना चाहिए इट शुड बी लेस। लेकिन जब फिनिश्ड गुड टायर बन के निकले, इस पे जो टैक्स होना चाहिए इट शुड कैन बी मोर। ये रूल होना चाहिए ताकि जो बंदा टायर बना रहा है, अल्टीमेटली जब टायर निकलता है बन के, टायर बन के जब निकलता है तो वो एक्सपोर्ट भी होता है। तो अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग महंगी पड़ेगी ना, तो एक्सपोर्ट भी वो महंगा करेगा। तो उस पे जो इनपुट पे जो टैक्स होना चाहिए जनरली उसे कम होना चाहिए। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, तो अगर इनपुट टैक्स जो हो वो ज़्यादा हो और आउटपुट पे टैक्स कम हो, तो इसे कहेंगे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ड्यूटी मतलब टैक्स, ठीक है। एक एग्जांपल अब लेते हैं हम जीएसटी का, तब आपको और समझ में आएगा कि कैसे ये और पंगे कर सकता है। हमने जीएसटी में लिया कि लेट्स कंसीडर आप इनपुट आया, इनपुट पे आपका जो टोटल टैक्स बनता है वो बनता है 120, आउटपुट पे आपका जो टैक्स बनता है वो बनता है आपका 150, ठीक है। 120 किस पे बना? इनपुट पे बना। 150 किस पे बना? आउटपुट पे बना। अब इनपुट वाला टैक्स जो होता है वो सप्लायर आपसे वसूल लेता है, ठीक है ना। अब आपको रिमेनिंग टैक्स गवर्नमेंट को कितना पे करना है? 150 माइनस 120 इक्वल टू 30, ये गवर्नमेंट को आपको पे करना है। और गवर्नमेंट से जो इनपुट टैक्स था 120 आपको इनपुट क्रेडिट के फॉर्म में रिफंड ले लेना है। हमने कल समझा था इनपुट क्रेडिट के फॉर्म में इसे आपको वापस ले लेना। कितना रुपया? 30 रुपीज़, ओ सॉरी 120 रुपीज़। गवर्नमेंट को आप पे करोगे कितना? 150, 120 आप रिफंड मांग लोगे और गवर्नमेंट के पास 30 रह जाएगा। गवर्नमेंट को क्या हुआ? इनकम हुआ कि नहीं हुआ? इनकम हुआ कि नहीं हुआ? एक एग्जाम्पल और लेते हैं अब इसका उल्टा, जो अभी हमने कहा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में कांड यूं हो गया कि ये था इनपुट टैक्स, राइट, ध्यान से समझना। इनपुट टैक्स ये था 120 रुपीज़। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में मैंने कहा कि इनपुट पे टैक्स ज़्यादा होता है, आउटपुट पे टैक्स कम होता है। आउटपुट पे टैक्स कम मतलब 100 रुपीज़, ठीक है। अब जरा सोचो कि 120 रुपये इससे पहले ही सप्लायर ने वसूल लिया है, ठीक है। आउटपुट पे आपका 100 रुपये ही टैक्स पे किया इसने। अब गवर्नमेंट के पास जब ये जाएगा, तो गवर्नमेंट के पास जब ये टैक्स जमा करने जाएगा तो ये टैक्स जमा नहीं करेगा, ये टैक्स लेगा गवर्नमेंट से। सोचो जरा, कहेगा देखो ये 100 रुपया तो अपना लो और मुझे 120 रुपये लौटाओ। सोचो गवर्नमेंट से क्या कहेगा? ये 100 रुपये टैक्स लो और मुझे 120 रुपये लौटाओ। पहले क्या था? गवर्नमेंट को 30 रुपये का बेनिफिट हुआ था। अब गवर्नमेंट को क्या हुआ? सोचो जरा, गवर्नमेंट को इस आदमी को जो 100 जमा किया उसे 20 रुपये लौटाने पड़े। 120 पहले ही चला गया था, वो तो मिल गया, कोई बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को अब इस आदमी को रिफंड करना पड़ेगा। पहले इसका पैसा रिफंड करता था 120 रुपये, अब गवर्नमेंट अपनी जेब से भी 20 रुपये रिफंड करने वाली है। तो क्या हुआ? गवर्नमेंट का पैसा कम हुआ कि नहीं हुआ? पहले वाला एग्जांपल याद करेंगे तो ही दूसरा समझ में आएगा। पहले में क्या था? ये था 120, ये था 150, 150 जमा किया, बोला 120 वापस करो।
आप किसी से दुकानदार के पास जाओ, बोलो भाई 150 रुपये ले, 120 अपना काट, 30 रुपये मुझे वापस, 30 रुपये आपके पास आया कि नहीं आया? आप जाओ और उसे कहो कि भाई एक बात बता कि ये ले 150 रुपये और 30 रुपये अभी मैं आपको फिर से दूंगा, तो अभी आपको देना रह गया। अब आपको 30 रुपये फिर से अगर देना पड़े तो भाई आपको बुरा लगेगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा, आपका भी रेवेन्यू कम होगा। तो कुल मिला के यूनिवर्सल ड्यूटी स्ट्रक्चर में ना सिर्फ बिजनेस को नुकसान होता है बल्कि गवर्नमेंट को भी, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को भी परेशानी होती है। तो अब चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज आईडीएस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इट इज अ सिचुएशन वेयर द रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स यूज्ड इज हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन द फिनिश्ड गुड्स। The term inverted tax structure refers to a situation where the GST rate on inputs purchased or inward supplies is more than the GST rate on finished goods or outward supplies। तो ये क्या GST वाला है? Where is it prevalent? ये कहाँ कहाँ पे prevalent है? Inverted duty structure is usually prevalent in the case of customs duty। ये जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है वहाँ के केस में भी होता है, और रिसेंटली ये हमारे जीएसटी के केस में भी प्रीवेलेंट है। तो जीएसटी वाला मैंने आपको समझाया किस तरीके से प्रॉब्लम करता है, अभी आगे देखते हैं। व्हाट इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अंडर जीएसटी? द सेम सिचुएशन ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इज अकरिंग इन जीएसटी एज वेल। अंडरस्टैंडेबली ए प्रोड्यूसर मे बी यूजिंग इनपुट्स टू प्रोड्यूस हिज फिनिश्ड प्रोडक्ट। आपको पता है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करेगा? इनपुट को यूज करेगा, बट टैक्स रेट ऑन द इनपुट्स में बी हायर देन दैट ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। सो अंडर जीएसटी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मीन्स इनपुट्स यूज्ड आर हैविंग ए हायर जीएसटी रेट कंपेयर्ड टू द जीएसटी रेट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो क्या हुआ? मैंने आपको क्या बोला? रबर पे ये आता है, लेट्स कंसीडर 5% के स्लैब में, और जो टायर है ये आता है लेट्स कंसीडर 18% के स्लैब में। कंसीडर है ये, राइट। तो सिंपल सी बात है, अपने आप जो जीएसटी रेट हुआ रबर पे कम हुआ, अब जब टायर बन के आया तो भाई इस पे टैक्स ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। नाउ इन सिंपल टर्म्स इट मीन जीएसटी रेट फॉर रॉ मटेरियल्स हैविंग ए हायर टैक्स रेट वेरीज द जीएसटी रेट ऑन फिनिश्ड गुड्स आर लोअर। यहाँ पे एक देखते हैं फिनिश्ड गुड्स, पेपर बैग, पेपर का बैग, और रॉ पल्प जिस पर बनता है उसका रॉ मटेरियल। तो जीएसटी ऑन फिनिश्ड गुड्स 5%, रॉ मटेरियल पे 12%। देखो ज़्यादा है कि नहीं है? तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। कैसे वो देख तो। द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इज कॉजिंग सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स इन आवर जीएसटी सिस्टम्स। नंबर 1, टैक्स पेयर्स विल हैव accumulated credits in the form of refund claims with the tax department। अब टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत सारा रिफंड करना पड़ेगा क्योंकि टैक्स ज़्यादा लिया जा चुका है। भाई उनसे इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा चुके हो आप, और आउट पे आप उनको जो आउटपुट है उस पर कम देना है तो उनका रिफंड आपको करना पड़ेगा, अपनी जेब से देना पड़ेगा। द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इज ए रेवेन्यू लॉस फॉर द गवर्नमेंट। तो जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वहीं पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है। अंडर जीएसटी द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इज आइडेंटिफाइड फॉर गुड्स एंड नॉट फॉर सर्विसेज। याद रखना है कि जो जीएसटी है उस पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है वो गुड्स पे तो है, लेकिन सर्विसेज पे ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो देयर इज रिकग्निशन फॉर इनपुट गुड एंड नॉट फॉर इनपुट सर्विसेज। तो जो इनपुट सर्विसेज हैं उसको इसमें जोड़ा भी नहीं गया, तो ये तीसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अगर आपसे सर्विसेज के बदले कुछ पैसा ले लिया गया है तो भाई साहब आप उसका कुछ नहीं कर सकते, वो तो लेबर गिरी हो गई, वो तो हो गया।
तो तीन प्रॉब्लम्स आने, पहला एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम, दूसरा रेवेन्यू की प्रॉब्लम, तीसरा है सर्विसेज जो दे दी गई उस पर कोई भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का कोई भी मामला लागू नहीं होता है। नाउ व्हाट इज टैक्स एक्सपेंडिचर? टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है? टैक्स एक्सपेंडिचर ये होता है कि लेट्स कंसीडर ये हो आप जवान हट्टे कट्टे 26 साल के इंसान, और ये है एक बंदा जो 65 साल का है। ये जो 65 साल का बंदा होगा ये बूढ़ा होगा। गवर्नमेंट, अब दोनों कमाते हैं, लेट्स कंसीडर आप कमाते हैं, कमाई आपकी 5 लाख है, 15 लाख है, सॉरी लेट्स कंसीडर 15 लाख, इनकी भी 15 लाख कमाई है, ठीक है। अब जो इनकी 15 लाख कमाई है, ये पहले तो सीनियर सिटीजन हुए, इनको यहाँ से छूट टैक्स में, इनको जो है बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएंगी, टैक्स डिडक्शन, टैक्स वो, ये सारी छूट क्या है, ये सारी छूट क्या है, ये आपको नहीं मिल रही है क्योंकि आप जवान हो, राइट। तो सीनियर सिटीजन्स की वजह से इनको बहुत सारे डिडक्शंस मिल रहे हैं। अगर ये वीमेन भी हैं तो सीनियर सिटीजन वीमेन, तो इनको कुछ छूट और भी मिल सकती है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि अगर आपको टैक्स देना पड़ रहा है 50,000 रुपीज़ और इनको टैक्स देना पड़ रहा है सिर्फ 30,000 रुपीज़, ये सब हाइपोथेटिकल है, मैं बता रहा हूँ जो, तो 30,000 को देना पड़ा, आपको 50,000 देना पड़ा। आप ध्यान रखिए गवर्नमेंट का 20,000 क्या हुआ, टैक्स नहीं आया यहाँ से, और यही कहलाता है टैक्स एक्सपेंडिचर। जो डिफरेंट तरीके के डिडक्शंस दिए जाते हैं, छूट दिए जाते हैं, एग्जेम्पशंस दिए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड टैक्स एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये टैक्स पे एक्सपेंड किए जा रहे हैं, टैक्स से स्पेंड किए जा रहे हैं, नहीं तो ये टैक्स आ जाता। नाउ टैक्स एक्सपेंडिचर प्रोग्राम इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग थ्रू टैक्स कोड। टैक्स कोड के जरिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। टैक्स एक्सपेंडिचर अल्टर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इक्विटी ऑफ द बेसिक टैक्स सिस्टम। जो इक्विटी होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को, जैसे हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत, राइट, उन दोनों के बीच, या एक जवान आदमी और एक जवान औरत, तो दोनों के बीच में भी डिफरेंस रहेगा, ठीक है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल इक्विटी को वायलेट कर रहा है। अगर एक बूढ़ा आदमी और एक जवान आदमी के बीच डिफरेंस है तो इसको कहेंगे वर्टिकल इक्विटी को ये डैमेज कर रहा है। तो ये कुल मिला के जो वर्टिकल इक्विटी है और हॉरिजॉन्टल इक्विटी है टैक्स सिस्टम में, दोनों को बदल के रख देता है। तो ये एग्जाम्पल अगर हम दें, देखिए क्या क्या है इसमें, अलाउ की क्या क्या चीज़ छूट होती है, एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस और क्रेडिट टू सेलेक्ट ग्रुप और स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। तो ग्रुप को या एक्टिविटीज़ को जब डिडक्शंस दिए जाते हैं, क्रेडिट्स दिए जाते हैं, एग्जेम्पशंस दिए जाते हैं, तो इसे कहा जाता है टैक्स एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, two people who earn exactly the same income can have different effective rates. If one of the taxpayers qualify for certain tax expenditure programs by owning a home, having children and receiving employer health care and pension insurance whatever, तो एक आदमी को एक तरफ टैक्स वसूला जा रहा हो और उसे पेंशन दे दिया जा रहा हो, सॉरी, एक आदमी है जिससे टैक्स तो लिया जा रहा हो, दूसरा आदमी से भी टैक्स लिया जा रहा हो, लेकिन इसको बहुत सारे डिडक्शंस दिए जा रहे हो, एग्जेम्पशंस दिए जा रहा हो, पेंशन दिया जा रहा हो, छूट दी जा रही हो, हेल्थ की फैसिलिटी दी जा रही हो, तो ये सारे टैक्स से ही दिए जाते हैं, इसको कहेंगे टैक्स एक्सपेंडिचर, ठीक है। व्हाट इज ए टैक्स हेवन? टैक्स हेवन क्या होता है? आप इसे कंट्रीज के सेंस में लीजिएगा। इंडिया एक कंट्री है, एक मॉरिशस कंट्री है, एक केमन आइलैंड है, ये सब, ये केमन आइलैंड एक करीबियन सी में है। ये सारे क्या हैं? इंडिया में
अगर कोई बंदा आता है तो उसको टैक्स के लिए छूट नहीं मिलती, आपको यहाँ पे 22% कॉर्पोरेट टैक्स देना ही होगा। लेकिन कुछ कंट्री जैसे हैं जो गरीब कंट्रीज, आइलैंड कंट्रीज हैं, उनके यहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, तो वो क्या करते हैं, अपने यहाँ टैक्स पे बहुत सारी छूट देते हैं। अगर उनके यहाँ कोई कंपनी जा करके अपना हेड ऑफिस खोलती है तो उसे टैक्स बहुत कम, 5%, 6% कॉर्पोरेट टैक्स लेते हैं, 2%, 3% लेते हैं। तो ऐसे जो कॉर्पोरेट वाले हैं, बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, ये जा करके केमन आइलैंड में जा करके अपनी एक ऑफिस खोल देंगे। और ये ऑफिस सिर्फ इसलिए होगा कि ये हर कंट्री में जा करके चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि ये हमारा हेड ऑफिस है या ये हमारा फंक्शनल ऑफिस है, सारे जो टैक्स है हम एक ही जगह देंगे, दैट इज़ केमन आइलैंड पे देंगे। अब केमन आइलैंड पे चूंकि 5% टैक्स है और इंडिया में 22% टैक्स है, सिंपल सी बात है, केमन आइलैंड में अगर जा करके प्रॉफिट दिखाएगा तो उसे सिर्फ 5% ही चुकाना होगा और इंडिया को बहुत सारा नुकसान होता। ऐसी कंट्रीज जो ये सारी फैसिलिटीज़ दे रही हैं, जहाँ पे जो पैसा है और जहाँ पे जो टैक्स बहुत ज़्यादा बचाया जा सकता है, जिन कंट्रीज़ में जा करके, ऐसी कंट्रीज़ को बोला जाता है टैक्स हेवन कंट्रीज़। टैक्स हेवन is generally an offshore country that offers foreign individuals and businesses little or no tax liability in a politically and economically static environment. Tax havens also share limited or no financial information with foreign tax authorities. इनकी एक खास बात और भी है कि ये फॉरेन अथॉरिटीज़ का कोई भी टैक्स जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर भी नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि जानबूझ के ये काम कर रहे हैं। Tax havens do not typically require residency or business presence for individuals and businesses to benefit from their tax policies. वो कहते हैं कैसे, जो ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे रेजिडेंसी रखो ही, वहाँ पे बिजनेस रखो ही, वहाँ पे ऑफिस खोल दिया ना, कुछ तो दे रहे हो ना भाई, है ना, इन्वेस्टमेंट कुछ तो कर रहे हो ना भाई हमारे कंट्री में। तो अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये गरीब देश होते हैं, तो ये इस तरीके का काम करते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट की कंट्री में कुछ तो हो और कुछ ना कुछ तो फ़ायदा इनको होता ही है टैक्स हेवन कंट्रीज़ में। तो टैक्स हेवन की पहले खास बात क्या होगी, ऑफशोर कंट्री होगी, जहाँ पे जो बिजनेस होते हैं या तो उनको बहुत कम टैक्स देना होता है तो उनको टैक्स देना ही नहीं होता है। दूसरा है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ कोई भी टैक्स इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप बिजनेस प्रेजेंस ना भी हो, सिर्फ एक ऑफिस खोल के भी रखोगे तो काम चल जाएगा। क्या रीजन होगा कि जो कंट्रीज़ टैक्स हेवन कंट्रीज़ बन जाती होंगी? तो ऑफशोर टैक्स हेवन्स बेनिफिट फ्रॉम द कैपिटल देयर कंट्रीज ड्रॉ इनटू द इकोनॉमी। ये बेनिफिट कहाँ से करती हैं? जो इनके यहाँ बैंक होते हैं, इनके यहाँ पैसा ला करके वो लोग जो जमा करते हैं, उसी से इनको बहुत सारा फ़ायदा होता है। फंड्स कैन फ्लो इन फ्रॉम इंडिविजुअल बिजनेस विद अकाउंट सेटअप एट बैंक्स, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स. Individuals and corporations can potentially benefit from low or no taxes charged on income in foreign countries where loopholes, credits or other special tax consideration may be allowed. Example है tax haven countries का. A list of some of the most popular tax haven countries includes Andorra, the Bahamas, Belize, Bermuda. ये सब कहाँ है? ये सब कैरिबियन में है. The Cayman Island बहुत फेमस, हम अभी डिस्कशन करेंगे. कुक आइलैंड, द आइलैंड ऑफ जर्सी, हांगकॉन्ग, द आइल्स ऑफ मैन, मॉरिशस. तो हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट है, मॉरिशस और केमन आइलैंड. ये दोनों न्यूज़ में हमारे यहाँ चलते रहते हैं अक्सर. तो टैक्स हेवन कंट्रीज़ के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करते हैं ये लोग. ये यहाँ पे जो भी कंट्रीज़ अपना ऑफिस खोलते हैं उनको टैक्स वहाँ पे बहुत कम या नहीं पे करना होगा. इसी तरीके से जो कंट्रीज़ होती हैं उनको बहुत बेनिफिट होता है क्योंकि सारा पैसा वो वहाँ के अकाउंट में ही रखते हैं. Now, what is base erosion and profit shifting?
आखिर बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग दो शब्द से मिलकर बना हुआ, आपको एकदम क्लियर ही हो गया। इसको शॉर्ट में बोलते हैं BEPS, राइट? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। एक्चुअली में बेस, टैक्स बेस तो आपको पता चल ही गया होगा। जितने प्रकार की इनकम हो, इनकम 1, इनकम 2, इनकम 3, इनकम 4, इन सारे इनकम से जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है, इसी को हम कह सकते हैं टैक्स बेस। अगर ये टैक्स बेस अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में चला जाए, यानी ये इनकम का जो सोर्स है ये दूसरी कंट्री में चला जाए, तो इसे क्या कहेंगे? हमारे यहाँ बेस दूसरे बेस में चला गया और इरोड कहाँ हुआ? इंडिया में। तो इंडिया में बेस इरोजन हुआ क्योंकि वहाँ पे जो टैक्स जिनसे हम वसूलते थे, जो इनकम थी, वो इनकम ही वहाँ से ट्रांसफ़र हो गई। और क्यों इनकम ट्रांसफ़र हो गई? क्योंकि लोगों ने अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर दिया। तो बेस इरोजन का मतलब होता है, अगर एग्जांपल हम दें तो बेस इरोजन का मतलब होता है रेजिडेंस का शिफ्ट होना। बेस इरोजन का मतलब क्या है? रेजिडेंस का शिफ्ट होना। रेजिडेंस के शिफ्ट के साथ साथ आपका इनकम भी शिफ्ट हो जाता है। बिजनेस तो है, रेजिडेंस शिफ्ट कर लिया है। याद रखिए कि जो कंपनी रेजिडेंस जहां होता है वहां से टैक्स पे करता है। प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब होता है कि एक तो रेजिडेंस भी शिफ्ट किया, दूसरा प्रॉफिट भी शिफ्ट कर दिया। अब प्रॉफिट कैसे शिफ्ट किया है, अभी हम उस पर एक डायग्राम के साथ आएंगे। पर सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। फॉर द गवर्नमेंट द टैक्स बेस इज द इनकम और प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनीज। पता चला, इतना तो पता ही है आपको टैक्स बेस क्या होता है। टैक्स इज लेवीड एज ए परसेंटेज ऑन दिस इनकम या प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट होगा उसी का परसेंटेज इनका टैक्स होता है। वंस दिस इनकम प्रॉफिट शिफ्ट्स टू अनदर कंट्री और टैक्स हेवन्स, द टैक्स बेस इज इरोडेड and no tax gets paid by the company to the country that generates the revenue. As a result of this, the government finds itself in a fix as their revenue from taxes get reduced. तो गवर्नमेंट बहुत परेशान हो जाती है कि यार उनका जो रेवेन्यू है बहुत लॉस हो गया। तो हम देखते हैं एक्चुअली में बेस इरोजन का क्या मतलब है। द बेस इरोजन इज शिफ्टिंग ऑफ द बेस रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंट क्या होता है? नॉन रेजिडेंट हो जाता है, इंडिया से वो बाहर चला जाता है। पे टैक्स ओनली ऑन लोकल इनकम्स ऑफ रेस्पेक्टिव टैक्सेबल टेरिटरी। ये क्या कहता है कि जो भी लोकल इनकम है वही पे करेगा, और बाकी चूंकि नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट से जो टैक्स वसूला गया वो जिस कंट्री में होगा भाई साहब वहाँ पैसा वसूला जाएगा ना। जो आपके यहाँ काम कर रहा होगा, जो सर्विस आपके यहाँ दे रहा होगा साहब, जो सर्विस आपके यहाँ दे रहा होगा, सिर्फ वही टैक्स आपको पे किया जाएगा। लेकिन जो टोटल इनकम हुई होगी, उसकी प्रॉफिट हुआ होगा, वो तो कहीं और पे रेजिडेंट है, तो पूरा प्रॉफिट वहाँ चला जाएगा। नाउ प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब होगा सोर्स ऑफ प्रॉफिट टू अनदर रिलेटेड एंटिटी आउटसाइड टैक्सेबल जुरिस्डिक्शन, जनरली इन ए टैक्स हेवन कंट्री। तो अपने प्रॉफिट क्या करता है, कहीं और सोर्स कर देता है, ऐसी जगह पे जहाँ पे टैक्सेबल जुरिस्डिक्शन, जो जहाँ पे टैक्स हेवन कंट्री हो और जहाँ पे जो क्या कहते हैं टैक्स कम लगता हो या बिल्कुल ही ना लगता हो, ऐसी जगह पे प्रॉफिट को शिफ्ट कर देना, प्रॉफिट को उस कंट्री से दिखाना। एक एग्जांपल के ज़रिए हम इसको ठीक से देखते हैं। ये है, लेट्स कंसीडर ये इंडिया है, ये बी है, एक यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन कंट्री से एक बंदे ने अपना जो बेस है, रेजिडेंस है, वो शिफ्ट कर लिया इंडिया में, ठीक है। अब ये जो बी यूरोप में जो भी काम कर रहा होगा, लोकल टैक्स ये तो पे कर देगा, लोकल टैक्स है वो उसको पे कर देगा। लेकिन मजे की बात क्या है कि जो अल्टीमेट प्रॉफिट हुआ है उस कंपनी को, प्रॉफिट जिसको कॉरपोरेशन टैक्स बोलते हैं आप, वो जिस कंट्री में उसका रेजिडेंस होगा वहां पे देना चाहिए। तो इंडिया को ये बोलेगा भाई देखो हमारा रेजिडेंस क्या है, हमारा रेजिडेंस क्या है, इस कंट्री में है, इसलिए टैक्स तुम इसको पे करेंगे। फाइन। अब जब टैक्स पे करने की बारी आती है अल्टीमेटली इसको इस कंट्री में भी,
तो ये कहेगा कि भाई ऐसा है कि हम तो एजेंट हैं एक तीसरी कंपनी के। मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए फिर से देखते हैं। Let's- बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट को हम फिर से देखते हैं इस फिगर के जरिए। इस फिगर में एक कंपनी है जो कि इंडिया में काम करती है, ठीक है। इंडियन जो कंपनी है ए, ये कहती है कि भाई ऐसा है कि हम हमने अपना रेजिडेंस जो है वो कंट्री बी में कर लिया है, ठीक है। तो अब हम जो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जितना उतना तो आप टैक्स ले लो, लेकिन जो मेजर प्रॉफिट है वो हम किसको पे करेंगे? इस कंट्री को पे करेंगे, ठीक है। तो ये कंट्री में मेरा क्या रेजिडेंस कहाँ पे पहुंच गया? पहुंच गया कंट्री बी में। यानी अगर प्रॉफिट होता है इस कंपनी को, जो ए है कंपनी, तो अब ये पे किसे करेगी? जिस कंट्री में होगी, बी कंट्री में, यूरोपियन कंट्री मान लेते हैं। तो ए का बेस कहां सरक गया? बी में। तो बेस इरोजन किसका हुआ? इंडिया का हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना बेस इरोजन। मजे की बात क्या है, अब ये चालाक कंपनी क्या करेगी? बी कंट्री को क्या बोलती है कि भाई देखो प्रॉफिट तो मुझे हुआ, लेकिन प्रॉफिट एक्चुअली मुझे नहीं हुआ, मुझे तो बहुत कम प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तीसरे कंपनी को जिसका मैं एजेंट हूं। ये कंपनी कहेगी कि मेरा जो रेजिडेंस है वो है बी में, लेकिन मैं काम करता हूं सी के लिए। तो प्रॉफिट किसका हुआ? अल्टीमेटली सी का हुआ। अब सी कहां पे है? ये है टैक्स हेवन कंट्री में। यानी इसने इसको भी पे नहीं किया टैक्स, इसको भी पे नहीं किया टैक्स, और यहां तो टैक्स लगता ही नहीं है। तो ये मिनिमम टैक्स दे रहा है, मिनिमम कारपोरेशन टैक्स दे रहा है। तो कंट्री ए का बेस इरोजन भी हुआ, प्रॉफिट शिफ्ट होकर के चली गई। दूसरा कंट्री बी है जहां पे रेजिडेंस गया था, उसको भी टैक्स नहीं मिला। तीसरा कंट्री जो टैक्स हेवन कंट्री है वहां पे पहुंच गया। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर रखते हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बिजनेस कर सकते हो। तो बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा बना देते हैं और कहीं ना कहीं नुकसान होता है। 2008 में OECD कंट्रीज ने सबसे पहले इस बात को उठाया। OECD कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज ने इस बात को उठाया कि अरे यार ये तो पैसा ही नहीं आ रहा यार, ये तो सारे बेवकूफ़ बना दे रहे हैं। और इंडिया उसके बाद
OECD कंट्रीज जो हैं, इसके बाद G20 कंट्रीज ने मिल करके एक एक्शन प्लान तैयार किया ताकि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग को कैसे कम किया जा सके। 2015 में वो एक्शन प्लान लागू हो गया है और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है वो उसी का एक पार्ट है। BEPS के कॉज क्या होते हैं? नंबर 1, एग्जिस्टेंस ऑफ लूप होल्स, गैप्स और मिसमैचेज इन द इंटरेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक टैक्स लॉज ऑफ कंट्रीज। जो कंट्रीज हैं डिफरेंट उसमें मिसमैच होता है, जो कानून होते हैं और उस मिसमैच का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, लूप होल्स का। इनएफेक्टिवनेस और लैक ऑफ एंटी अब्यूज मेजर्स इन सम टैक्स रिस्ट्रिक्शंस। जो कुछ जो जहाँ पे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो लॉ होते हैं ना, जो एंटी अब्यूज़ लॉज हैं, जो मेजर्स हैं, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उसका फ़ायदा उठाते हैं। तीसरा है इनएडिक्वेसी ऑफ करंट ट्रीटी प्रोविजंस टू इफेक्टिवली डील विद द इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स। ऐसी कोई ट्रीटी भी अभी लोगों के पास नहीं है जिसका फ़ायदा उठाते। अगर वो ट्रीटी हो जाए, जैसे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हुआ, DTA के अलावा जो गार हुआ, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स हैं, अगर इस तरीके के एग्रीमेंट्स हो जाएं, रूल्स बना दिए जाएं, तो कहीं ना कहीं BEPS की जो घटनाएं हैं वो कम हो जाएंगी। तो ट्रीटी हो जाए, एंटी अब्यूज जो मेजर्स हैं वो ले लिए जाएं, और जो मिसमैचेज हैं टैक्स लॉज में अगर उनको दूर कर लिया जाए तो ऑटोमेटिकली BEPS की प्रॉब्लम दूर की जा सकती है। नाउ व्हाट इज डबल टैक्सेशन? डबल टैक्सेशन क्या है? डबल टैक्सेशन का मतलब होता है कि एक बंदा एक कंट्री में कमाता है इनकम और दूसरी कंट्री में रहता है रेजिडेंस, और उससे यहाँ भी टैक्स वसूला जाए उसके सेम इनकम पे और यहाँ भी टैक्स वसूला जाए। ठीक है, तो इसे कहेंगे डबल टैक्सेशन। Where a taxpayer is resident in one country but has a source of income situated in another country, it gives rise to possible double taxation. यहाँ भी टैक्स देना पड़ सकता है, वहाँ भी टैक्स देना पड़ सकता है, इसी को कहते हैं डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन इज imposition of 2 or more taxes on the same income, asset or any financial transaction in different countries. सेम इनकम पे दो टैक्स लगाए जाते हैं, तो इसे हम डबल टैक्सेशन कह सकते हैं। डबल टैक्सेशन अकर्स मेनली ड्यू टू ओवरलैपिंग टैक्स लॉस एंड रेगुलेशंस ऑफ कंट्रीज वेयर एन इंडिविजुअल डज बिजनेस। तो जहाँ पे बिजनेस करता है और जहाँ पे वो रहता है, दोनों के जो लॉज हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे से, कि भाई इनकम अगर हमारा रेजिडेंस है और इनकम कमाता है, वो चाहे दुनिया किसी को नहीं कमाए, हमें पैसा चाहिए, राइट। दूसरा बंदा कहता है कि हमारे कंट्री में जो भी लोग कमाएंगे उनको हमें टैक्स देना पड़ेगा। फंस गया कि नहीं फंस गया बेचारा? तुम्हारी कंट्री में, इस कंट्री में यानी इंडिया में जो भी होगा उसे टैक्स देना पड़ेगा, एक नियम ये बना दे। और बेल्जियम कह दे कि हमारा रेजिडेंस जो भी होगा उसको टैक्स देना पड़ेगा, वो कमाई करता है। तो ये बंदा जो है वो एक तो इंडिया में रहता है, तो इंडिया में नियम है कि जो भी लोग इंडिया में रहेंगे उनको टैक्स देना पड़ेगा, तो यहाँ टैक्स दे के निकला। बेल्जियम वाला कहता है कि जो भी रेजिडेंट हमारे हैं उनको टैक्स देना ही पड़ेगा, कहीं भी वो कमाए, तो यहाँ टैक्स दिया। तो डबल टैक्सेशन हुआ कि नहीं? When an Indian businessman makes a profit or some taxable gain in another country, he may be required to pay tax on that income in India as well as in country in which income was made. तो इसे कहते हैं डबल टैक्सेशन। यहाँ पे दो रूल चलते हैं। The source rule holds that income is to be taxed in the country in which it originates, irrespective of whether the income accrues to a resident or a non-resident. कहता है सोर्स रूल क्या कहता है? दो रूल चलते हैं टैक्सेशन के। द सोर्स rule holds that income is to be taxed in the country in which it originates, irrespective of whether the income accrues to a resident or a non-resident. जिस जगह पे इनकम जनरेट होगी वहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, ये कहता है सोर्स रूल, और ये होस्ट कंट्री में देना होता है। रेजिडेंस रूल कहता है the residence rule stipulates that the power to tax should rest with the country in which the taxpayer resides. तो टैक्स पेयर की जो अपनी कंट्री होती है उसके लिए ये सारा डायरेक्ट टैक्स की बात चल रही है इस समय, ध्यान रखना कि सब डायरेक्ट टैक्स की बात चल रही है। जो हम कारपोरेट टैक्स की बात करें उसकी बात चल रही है, ठीक है। ये सारे कारपोरेट जो 22% 20% टैक्स लगते हैं
ये उनकी बात चल रही है अल्टीमेटली जो कंपनी के ऊपर लगाई जाती, याद होगा उस दिन हमने डिस्कशन किया था। तो ये कहा जाता है होम कंट्री में देना है, एक कहता है होस्ट कंट्री में देना है। तो दो रूल चलते हैं। नाउ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या कहता है? ये एक टैक्स ट्रीटी है, ए बायलैटरल इकोनॉमिक एग्रीमेंट बिटवीन टू नेशंस। ये दो देशों के बीच में बायलैटरल इकोनॉमिक एग्रीमेंट होता है। इट एम्स टू अवॉइड और एलिमिनेट डबल टैक्सेशन ऑफ द सेम इनकम इन टू कंट्रीज। अगर एक ही बंदा है जो दो जगह इनकम करता है तो इसे छूट दी जाती है, इसको डिडक्शंस दिए जाते हैं कि भाई ठीक है, एक जगह पे आपने टैक्स दे दिया, दूसरी जगह पे देने की ज़रूरत नहीं है। इट निगोशिएटेड अंडर द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, governed by the principle laid down under the Vienna Convention on the Law of Treaties। Vienna Convention on the Law of Treaties के जरिए इन ट्रीटीज़ को किया जाता है, वही प्रिंसिपल लागू होते हैं। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जब भी नाम आ जाएगा DTAA, इसका मतलब है कि अगर एक बंदा एक जगह से इनकम करता है इन दोनों देशों में से, तो उसे एक ही जगह टैक्स पे करना है, दूसरी जगह वो टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, उसे छूट मिलेगी। नाउ अब बात करते हैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, गार की। गार की कहानी इंडिया में शुरू होती है 2012 में, और ये कहानी शुरू होती है, इसका जो ओरिजिन है वो शुरू होता है 2007 में। 2012 में तो गार एग्जिस्टेंस में आने लगा था, 2007 में इसकी कहानी शुरू होती है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल की। और क्यों शुरू होती है वो आप सुन लीजिए। इंडिया उस समय बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, आपको पता है कि हमारा टेलीफोन इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री बहुत आगे चल रही थी। हमारे यहाँ जो लोग थे उनको बहुत शौक था कि हमारे पास मोबाइल हो। टू 2007 में इंडिया एक उठती हुई इकॉनमी थी, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई इकॉनमी थी। 1 अरब से ज़्यादा, 1 बिलियन पॉपुलेशन से ज़्यादा लोग रहते थे, जहाँ पे हर बंदा एक शौकीन मिजाज का है जो मोबाइल रखना चाहता था। बढ़िया बढ़िया मोबाइल के सेट भी आना शुरू हो गए थे। ये जो बेस था यहाँ पे बढ़ रहा था, लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी भी बढ़ रही थी, लोगों के पास सिम कार्ड भी बढ़ रहे थे। उस समय हर जो कंट्री की मोबाइल कंपनीज थी, जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे, वो सारे लोग चाहते थे कि इंडिया पे कब्जा करना। हज पहले आ चुका था, हज आपको पता होगा, और एसआर का नाम आपने सुना होगा। ये सारी कंपनीज जो थी 1998-2000 में इंडिया में आ चुकी थी और अपना बिजनेस कर रही थी। ये कंपनीज जो यहाँ पे चल रही थी, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही थी। एक कंपनी जो इंग्लैंड की थी, उसका नाम था वोडाफोन। ये वोडाफोन जो कंपनी है, इसकी सबसे खास बात क्या थी वोडाफोन की, कि ये अब भी इंडिया में अपना बिजनेस फैलाना चाहता था। वोडाफोन जो कंपनी है, इसके लिए एक तो ये प्लान था कि हम जाएं और अपना कंपनी डालें, ऐड करें, अपना नेटवर्क डालें, अपने जो एंटीना है उसको लगाएं और हम सर्विस प्रोवाइड करें। दूसरा, इसके पास एक दिमाग में आया कि क्यों ना यहाँ पे जो पहले से एक कंपनी काम कर रही है HSR, उसी को खरीद लिया जाए। अब मज़े की बात क्या है, अगर वोडाफोन HSR को खरीदती है तो जो HSR को कैपिटल गेन होता है, याद है ना कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? कैपिटल गेन टैक्स जब इंडिया में आई थी तो लेट्स कंसीडर इसका जो कैपिटल गेन था वो था 20,000 करोड़, और जब इंडिया से ये जाने लगी या ये बिकने लगी, वोडाफोन से खरीदने लगा, तो इसकी वैल्यू जो थी वो 50,000 करोड़ हो गई। तो कैपिटल गेन 30,000 का किया। जो 30,000 का कैपिटल गेन हुआ, इस पे इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इन दोनों कंपनियों ने एक बुद्धि लगाई, इन्होंने कहा यार 30,000
करोड़ पे टैक्स देना पड़ेगा, लगभग 12,000 करोड़ रुपए टैक्स देना पड़ता। कैपिटल गेन टैक्स कितना देना पड़ता? लगभग 12,000 रुपए। इन्होंने बुद्धि लगाई, इन्होंने कहा एक काम करते हैं। इन्होंने एक कंपनी बनाई, एक कंपनी जो पहले से थी, याद रख होगा कि हज जो कंपनी थी वो हांगकांग की थी। हांगकांग की एक कंपनी थी सब्सिडियरी, जो कि केमैन आइलैंड में काम करती थी। केमैन आइलैंड में ये कंपनी का ऑफिस था। केमैन आइलैंड का हज में जो शेयर था वो 67% था। सोचो कितनी बुद्धि लगाई। केमैन आइलैंड में 67% शेयर किसके नाम पे? हांगकांग की सब्सिडियरी, शायद अब मैं नाम भूल गया हूँ उस कंपनी का, सीपीसी अथॉरिटी कुछ ऐसा करके नाम था। उस कंपनी के नाम पे 67% शेयर किसका था? हज का। हज का शेयर इसने खरीद रखा था इस कंपनी ने। वोडाफोन पहुंच गया यहां पे। इस वोडाफोन कंपनी ने केमैन आइलैंड पे हज को बुलाया और जो इसकी पेरेंट कंपनी थी, ये जो कंपनी है, इसको ही खरीद लिया। हज को नहीं खरीदा, किसको खरीद लिया? ये जो कंपनी थी केमैन आइलैंड पे, इसको ही खरीद लिया। और इसको खरीदने के बाद जाहिर सी बात है, ऑटोमेटिकली 67% शेयर अगर हज का है इसके, तो हज का मालिक, क्योंकि आपको पता होगा 51% से शेयर अगर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली वो प्राइवेट कंपनी है। तो 67% शेयर हज का खरीद लिया इस कंपनी ने, पहले से इसके पास था। इस कंपनी को ही अगर आपने खरीद लिया तो इसके अंडर में जो भी कंपनियां थी आपकी हुई कि नहीं हुई? इस तरीके से वोडाफोन ने हज पे भी कब्जा कर लिया और अब गवर्नमेंट एक्टिव हो गई। गवर्नमेंट ने कहा यार हज तो वोडाफोन ने खरीद लिया, इनको जो कैपिटल गेन टैक्स हो वो तो हमें इन्होंने पे ही नहीं किया। कितने का टैक्स था? 12,000 करोड़ का टैक्स था। इनको नोटिस गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। इन्होंने कहा भाई साहब, हमने आपकी कंपनी खरीदी नहीं हज को, हमने तो खरीदी जो केमैन आइलैंड पे कंपनी थी। भाई ये कंपनी तो केमैन आइलैंड पे थी, कॉन्ट्रैक्ट केमैन आइलैंड पे हुआ, इंडिया को हम टैक्स क्यों पे करेंगे भाई? इंडिया, हु द हेल इंडिया इज? इंडिया को हम जानते ही नहीं। इसका ऑपरेशन जहां पे था हमने उस कंपनी को ले लिया। अब ऑटोमेटिकली हज हमारे अंडर में आ गई, इसको हम क्या कर सकते हैं? हम क्यों तुम्हें देंगे? सुप्रीम कोर्ट में केस चला और सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली 2012 में यह बात कही कि चूंकि जो एग्रीमेंट हुई वो दो कंपनियों के बीच हुई इंडिया के बाहर, दोनों कंपनियां इंडिया के बाहर की हैं, टू कंपनीज, बोथ आर नॉट इंडियंस, ये भी नॉट इंडियन, ये भी नॉट इंडियन। इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ, कहां हुआ? केमैन आइलैंड में। और पैसा तुम्हें चाहिए इंडिया वालों को। वाह भाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और तब से गवर्नमेंट एक्टिव हो गई। अरे बाप रे, ये तो बड़ा घोटाला कर रहे लोग। और वहाँ से जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल की बात चलने लगी। और ये जो रूल है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, ये गार इसी को प्रिवेंशन करता है कि कोई जानबूझ के टैक्स अवॉइड करना चाहता है तो उन केसेस को ये लेगा और टैक्स वसूलेगा। द जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल गार के बारे में थोड़ा और जानते हैं। इज एन एंटी टैक्स अवॉइडेंस लॉ इन इंडिया। इट केम इन टू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2017। इन दिस आर्टिकल वी present all the important information about this law.
तो जनरलिटी अवॉइडेंस रूल के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं क्या है ये 2017 में इंडिया में आया था। द प्रोविजंस अंडर कम्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसी में अमेंड करके इसको जोड़ा गया। द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रेम्स द रूल। ये जो रूल बनाए जाते हैं गार के जनरलिटी अवॉइडेंस रूल, ये कौन बनाता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बनाता है। इसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये गार के रूल बनाता है। इट इज़ स्पेसिफिकली एम्ड एट कटिंग रेवेन्यू लॉसेस दैट हैपन टू द एक्सचेकर ड्यू टू एग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस मेजर्स प्रैक्टिस्ड बाय द कंपनी। जो कंपनीज हैं अगर वो एग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस मेजर्स लेती हैं तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है टैक्स का, एक्सचेकर का। एक्सचेकर मतलब टोटल जो पैसा है उसका नुकसान होता है गवर्नमेंट को, और इसलिए ये रूल बनाए जाने बहुत ज़रूरी हैं। गार जो सबसे पहले इसकी बात की गई थी वो डायरेक्ट टैक्स कोड 2019 में आया था, तभी इसकी बात की गई थी। लेकिन 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उसके बाद इसके लागू बजट सेशन में इसकी बात फिर से की गई। लेकिन पार्थ सारथी सोम कमेटी बनाई गई, और पार्थ सारथी सोम जो कमेटी थी इसने कहा कि भाई ऐसा है कि अभी आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है नहीं। तो पार्थ सारथी सोम के बारे में आपको याद रखना, प्रीलिमिनरी में पूछा जा सकता है किस लिए थी ये गार के लिए था, ठीक है। इन्होंने कहा कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नहीं है फुल स्केल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इसलिए अल्टीमेटली ये 2017 साल के लिए टाल दिया, और 2017 में अल्टीमेटली इसे बनाया गया और इसे 2018-19 में एप्लीकेबल कर दिया गया। गार को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया इंडिया में, मैंने आपको बता दिया कि मैनी कंट्रीज हैव स्पेसिफिक एंटी टैक्स अवॉइडेंस लॉज टू वेरियस डिग्रीज। 1981 में ऑस्ट्रेलिया सबसे पहला था जो इसको लेके आया था। गार वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया आफ्टर द वोडाफोन डील विद हचिंसन एसआर। दिस डील टू प्लेस इन केमन आइलैंड्स, ऐसा क्या पता है। एज पर द गवर्नमेंट अबाउट $2 बिलियन रेवेन्यू वॉज लॉस्ट। उनको गेन हुआ इस बात का, जो वहाँ कंपनियाँ थीं, गवर्नमेंट को नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के फेवर में रूल दे दिया, इसलिए गवर्नमेंट का और ज़्यादा मूड खराब हो गया। गार प्रपोजल, गार investigates imposition of taxes on those type of arrangement that are chiefly aimed to avail a tax benefit or those doesn't have any commercial substance। अगर गार उन पे लागू होता है जिनका कॉमर्शियल सब्सटेंस ना मिले कहीं पे, या जो टैक्स बेनिफिट को जो तो गार का काम क्या है, ये इन्वेस्टिगेट करता है, उन मामलों को इन्वेस्टिगेट करता है जहाँ पे टैक्स बेनिफिट का फ़ायदा लोग उठाते हैं, राइट। और कॉमर्शियल सब्सटेंस कोई नहीं दिखता है। जो अगर गुड बिजनेस प्रिंसिपल नहीं अप्लाई किए जा रहे हैं तो भी गार लागू हो जाता है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर गार एप्लीकेबल होता है जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट से बाहर हैं। तो जिन्होंने इसके तहत बेनिफिट नहीं लिया उनके ऊपर गार रूल लागू होता है। नाउ व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग एंड एडवांस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग, ये फिर से समझने वाली बात आ गई है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। लेट्स कंसीडर कि एक कंपनी है जिसके बहुत सारे सब्सिडियरी हैं। सब्सिडियरी की रिलायंस कंपनी ही है। एक कंपनी एक कंट्री में काम करता है जो कि इंडिया है, दूसरा इसका मॉरिशस में काम करता है, तीसरा इसका केमैन आइलैंड में काम करता है। राइट। अब ये जो कंपनियां हैं ये आपस में ये डिफरेंट काम करती हैं। लेट्स कंसीडर ये बनाती है, रिलायंस की कंपनी है, एक मोबाइल फ़ोन बनाती है, दूसरी बनाती है ऑयल बनाती है, तीसरी कुछ और करती है।
नाउ ये कंपनी अपने सब्सिडियरी को जब प्राइसिंग करेगी तो लो प्राइस दिखा देगी। तीसरी जो कंपनी है इसको लो प्राइस दिखा देगी। मेरी बात समझ रहे हो? टोटल अगर इनकम इस कंट्री की दिखे तो लो प्राइस जो इसकी सब्सिडियरी होगी, जहां पे टैक्स ज्यादा लगता होगा वहां पे लो प्राइस, जहां पे टैक्स कम लगता होगा, यहां टैक्स कम लगता है तो यहां पे हाई प्राइस दिखा देगी। यानी अपने कंपनियों को ये जब सामान बेचेगी तो अल्टीमेटली क्या करेगी, टैक्स बचाने के लिए उनको कम प्राइसिंग करेगी, और कम प्राइसिंग करेगी तो ऑटोमेटिकली कम टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। एक टूथपेस्ट है जिस पे 12% का टैक्स लगता है, अगर उसका दाम 100 रुपये है तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो 12 रुपये लगेगा, लेकिन अगर उसका दाम 50 रुपये कर दिया जाए तो 6 रुपये ही टैक्स लगेगा। तो ये क्या करते थे, प्राइसिंग को कम कर देते थे अगर अपनी ही सब्सिडियरी को बेच रहे हैं तो। गवर्नमेंट को ये बात पता चल गई तो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या था, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का एक जरिया था, टैक्स को अवॉइड करने का एक जरिया था। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया, एडवांस ट्रांसफर प्राइसिंग, ATP। एडवांस ट्रांसफर प्राइसिंग क्या कहता है, एडवांस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग ये कहता है कि काम करते हैं साहब, हमें पहले ही आप बताओ कि कितने में आपका आइटम बिकता है। दोनों, एक तरफ आएगा टैक्स डिपार्टमेंट का बंदा, बैठता है चेयर पे, यहाँ पे चेयर लगा के यहाँ बैठा, कंपनी का बंदा इधर से आया, चेयर लगा के यहाँ बैठा, दोनों आमने सामने बैठते हैं और इस आमने सामने बैठ के दोनों के बीच तय होता है। क्या तय होता है कि सुनो भाइयों, ये बताओ कि ये जो टूथपेस्ट है इसका दाम कितना है, पहले ही मुझे बता दो यार। तो पूरा ये कैलकुलेट कर बताएंगे, देखो साहब अगले 1.5 साल तक हमारा जो टूथपेस्ट का दाम है वो 100 रुपये रहने वाला है, तय हो गया, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं। एडवांस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग, आप अपने सब्सिडियरी को जो पैसा भेज रहे हो, जो आप सामान बेच रहे हो, उसका प्राइस हमें पहले ही बता दो, अगले 1.5 साल तक इस प्राइस में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो एडवांस में जो ट्रांसफर प्राइसिंग बता दी जाए, एडवांस में जो एक सब्सिडियरी से दूसरी सब्सिडियरी के जो ट्रांसफर किया जाता है आइटम, उसका प्राइस अगर बता दिया जाए तो टैक्स डिपार्टमेंट वालों को ये कंफर्म रहता है कि अब ये टैक्स बच नहीं सकता, टैक्स हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो एडवांस ट्रांसफर प्राइसिंग है कि ट्रांसफर प्राइसिंग जो है, एक सब्सिडियरी जब दूसरे सब्सिडियरी को आइटम बेचती है तो उसका एडवांस में प्राइस बता देती है टैक्स डिपार्टमेंट को, एंड दैट इज कॉल्ड एडवांस ट्रांसफर प्राइसिंग। इन टैक्सेशन accounting, transfer pricing refers to the rules and methods for pricing transactions within and between enterprises under common ownership or control। अगर एक ही common ownership में enterprises हों तो उनके बीच जो transactions होते हैं उन्हीं का एक कैलकुलेशन का एक मेथड है। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इज एन अहेड ऑफ टाइम एग्रीमेंट बिटवीन ए टैक्स पेयर एंड ए टैक्स अथॉरिटी। टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के बीच दोनों में बैठ गए, एग्रीमेंट हो गया ऑन एन अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइसिंग मेथडोलॉजी। क्या ट्रांसफर प्राइसिंग मेथडोलॉजी होगी, उस पर दोनों के बीच एग्रीमेंट हो जाता है, कितना प्राइस रखना है उसके बीच एग्रीमेंट हो जाता है। फॉर ए सेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स एट इशू ओवर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए पहले से ही प्राइसिंग तय हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। टाइप 3 तरीके के हो सकते हैं, यूनिलैटरल, बाइलैटरल एंड मल्टीलैटरल। एडवांस ट्रांसफर प्राइसिंग 3 तरीके के हो सकते हैं, यूनिलैटरल, बाइलैटरल एंड मल्टीलैटरल। यूनिलैटरल में क्या होता है, अ यूनिलैटरल APA इज एन APA that involves only the taxpayer and the tax authority of the country where the taxpayer is located। यूनिलैटरल में क्या होगा कि सिर्फ जो टैक्स पेयर होगा और टैक्स अथॉरिटी होगी, जो कंट्री की जहाँ पे टैक्स पेयर लोकेटेड है उनके बीच ये होता है एग्रीमेंट। बाइलैटरल का मतलब होता है इज एन APA that involves the taxpayer, associated enterprise of the taxpayer
in the foreign country and tax authority of the country where the taxpayer is located and the foreign tax authority. तो कुल मिला के जो बाईलैटरल में होगा उसमें कौन कौन है, एक तो हो गया टैक्स पेयर और दूसरी तरफ हो गया जो टैक्स अथॉरिटी है जिस कंट्री में रेजिडेंस करता है, रेजिडेंशियल में, रेजिडेंस कंट्री, और दूसरी कंट्री होगी जहाँ पे ये फॉरेन टैक्स इसको पे करना है, फॉरेन टैक्स अथॉरिटी। मल्टीलेटरल क्या है, इसमें एक तो टैक्स पेयर हो गया, टू और मोर एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस of the taxpayer in different foreign countries, tax authority of the country where the taxpayer is located, and the tax authority of the associated enterprises. तो कुल मिला के यहाँ पे पहला एक तो होगा टैक्स पेयर, उसका एक इंटरप्राइजेस, एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस 1, एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस 2, राइट, टैक्स अथॉरिटी 1, टैक्स अथॉरिटी 2, समझ गए। तो कितने लोग इन्वॉल्व हुए, ये मल्टीलेटरल हो गया, फाइन। तो यहाँ का जो टैक्स अथॉरिटी है वो जहाँ पे टैक्स पेयर रहता है, और ये तीन अथॉरिटी जहाँ पे एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस हैं वो, इन तीनों के बीच जब एग्रीमेंट हो जाए देन इट इज कॉल्ड मल्टीलेटरल। बाईलेटरल में आपको पता चली गया है कि कौन कौन है, एक तरफ आपका टैक्स पेयर की अथॉरिटी हो गई, दूसरी तरफ एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस की अथॉरिटी हो गई। तो ये इस कंट्री की जहाँ पे टैक्स पेयर रहता है और जहाँ पे इंटरप्राइजेस है, इन दोनों के बीच एग्रीमेंट ये हो जाता है इसको इन्वॉल्व करते हुए, तो इसे बायलैटरल बोल देते हैं। नाउ तीन कॉन्सेप्ट आपको और पता होना चाहिए, राउंड ट्रिपिंग क्या है, ट्रीटी शॉपिंग क्या है, और शेल कंपनी क्या है। राउंड ट्रिपिंग, ट्रीटी शॉपिंग एंड शेल कंपनी। शेल कंपनी याद रखना, मुखौटा कंपनी भी इनको बोलते हैं। मुखौटा कंपनी क्या होता है, ये बाहर से कुछ और दिखेगा, अंदर से कुछ और। ये ऐसा शेल कंपनी होती है कि कुल मिला के जैसे जो स्नेल्स होते हैं ना, तालाब के किनारे स्नेल्स रहते हैं ना, घोंघे, वो अंदर रहते हैं, उनके बाद सारा कवर लगा के, मतलब कुल मिला के बाहर से कुछ और दिखता है, अंदर से कुछ और दिखता है। ये शेल कंपनीज क्या करती हैं, एक्चुअली में कोई प्रोडक्शन नहीं करती हैं, ये सिर्फ इसीलिए है ताकि ये शेल कंपनीज का काम सिर्फ यही होता है कि ये जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करें और जो दूसरी कंपनियां हैं इसको यूज कर सकें अपने फ़ायदे के लिए। तो ये बाहर से दिखती कुछ और है, अंदर से कुछ, इनका कोई प्रोडक्शन का काम नहीं होता है। जैसे इसमें एम्प्लॉयज़ रहेंगे, सब इमेजिनरी रहेंगे, राइट, इनमें जो प्रोडक्शन रहेगा इमेजिनरी रहेगा, सिर्फ बुक पे बना रहेगा, राइट। कुल मिला के मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इन्हें यूज किया जाता है, या
कोई भी गलत काम के लिए इनको यूज किया जा सकता है। राउंड ट्रिपिंग क्या है? राउंड ट्रिपिंग दो सेंस में यूज होता है। राउंड ट्रिपिंग सिंपल, ये है इंडिया, राइट, ये है मॉरिशस। पैसा इंडिया से जाए मॉरिशस और घूमता हुआ इंडिया में आ जाए तो दैट इज कॉल्ड राउंड ट्रिपिंग। एक कॉन्सेप्ट तो ये है राउंड ट्रिपिंग का कि जो पैसा इंडिया का था टैक्स बचाने के लिए उसे मॉरिशस भेजा जाए और मॉरिशस से घूम करके इंडिया में फिर आ जाए और उसे इन्वेस्ट किया जाए। चूंकि मॉरिशस के साथ डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है इंडिया का, आपको बता दूं 93 बिलियन डॉलर्स इंडिया में पैसे आए सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। तो ये जो टैक्स थे ये मॉरिशस में टैक्सेशन सिस्टम को यूज करते हुए, इन दोनों के सिस्टम को यूज करते हुए ट्रीटी शॉपिंग की गई। ये एक था, इसको कहते हैं राउंड ट्रिपिंग। पैसा इंडिया से ही शुरू हुआ और इंडिया में ही आ गया, एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है राउंड ट्रिपिंग का, वो ज़्यादा वैलिड है कि जो दो कंपनियां होती हैं, कंपनी 1 ये कंपनी 2, कंपनी 1 एंड कंपनी 2, ये कंपनी मॉरिशस में है, ये कंपनी इंडिया में है। ये कंपनी मॉरिशस में कंपनी से कहती है कि काम करो, मुझे हमारा जो असेट है इंडिया में, तुम्हारा असेट मॉरिशस में है, हम दोनों स्वैपिंग कर लेते हैं। तो ये बिल्डिंग जो कंपनी 1 की बिल्डिंग इंडिया में थी और कंपनी 2 की बिल्डिंग मॉरिशस में थी, ये मॉरिशस पे अपना बिजनेस कराना चाहता है तो सीधा गया और ये मॉरिशस की बिल्डिंग जो इसका पूरा कैपिटल था, पूरा जो इसका असेट थी वो ले लिया मॉरिशस में, और मॉरिशस वाली जो कंपनी थी उसने इंडिया में इस कंपनी 1 का सारा असेट ले लिया। एक्चुअली में कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, देखो स्वैपिंग हो गई, तुम्हारी बिल्डिंग ले लो उतनी ही प्रॉपर्टी जितनी है, $2 बिलियन की हमारी प्रॉपर्टी है, $2 बिलियन तुम्हारी प्रॉपर्टी है, दोनों ने स्वैपिंग कर ली। तो कुल मिला के यहाँ पे स्वैपिंग हुई, कोई कैपिटल गेन नहीं हुआ, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग में दिखाएंगे कि इन्होंने 2 करोड़ का प्रोडक्शन किया। ये दिखा दिया इन्होंने 2 करोड़ का, ये अपने बुक अकाउंट में दिखाया मॉरिशस में, ये अपने इंडिया में दिखाया कि हमने 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। और तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इनको अल्टीमेटली टैक्स में बेनिफिट लेने की ये कोशिश करेंगे। तो ये राउंड ट्रिपिंग के दो मतलब, पहला कि पैसा घूम के इंडिया में ही आ जाए, और दूसरा 2 कंपनियां आपस में जो असेट है उनका स्वैपिंग कर लें, यही राउंड ट्रिपिंग है। नाउ व्हाट इज ट्रीटी शॉपिंग? ट्रीटी शॉपिंग क्या है? ट्रीटी शॉपिंग में यूं होता है कि ये इंडिया है, ये मॉरिशस है और ये इंग्लैंड है, ठीक है, ब्रिटेन मान लेते हैं। ब्रिटेन की एक कंपनी ने देखा कि इन दोनों के बीच डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, ठीक है। वो देखता है कि अगर मैं सीधा इंडिया में जाऊंगा तो मुझे टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। इन दोनों के ट्रीटी को देखता है और देखता है यार, अगर मॉरिशस में मैं जाकर के अपनी छोटी सी एक रेजिडेंशियल कंपनी खोल दूं और इसके बाद यहां से अगर इंडिया में जाऊं तो मैं बहुत सारे टैक्स बचा सकता हूं। तो वो क्या कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, इस ट्रीटी की शॉपिंग कर रहा है। अब वो जाएगा मॉरिशस में अपना एक कंपनी छोटी सी खोलेगा और फिर इस कंपनी के जरिए इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। तो दैट इज कॉल्ड ट्रीटी शॉपिंग व्हेन डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, 2 कंट्रीज के बीच में जो ट्रीटी हुई है उसको यूज करता हुआ जब इन्वेस्ट करता है इंडिया में एक तीसरा बंदा, तब हम उसे कहेंगे ट्रीटी शॉपिंग। राउंड ट्रिपिंग देखते हैं क्या है। ऑल्सो नोन एज राउंड ट्रिप ट्रांजेक्शन और लेजिसुसेंस इज डिफाइंड बाय द वॉल स्ट्रीट जर्नल एज ए फॉर्म ऑफ बार्टर। क्या है, a form of barter that involves a company selling an unused asset to another company while at the same time agreeing to buy back the same or similar asset at about the same price। तो सेट का क्या, इन्होंने क्या किया, असेट का स्वैपिंग कर ली,
जितना दाम का असेट मैं तुम्हें दे रहा हूँ उतने दाम का असेट तुम मुझे दे दो। स्वैपिंग असेट्स ऑन राउंड ट्रिप produces no net economic substance but may be fraudulently reported as a series of productive sales and beneficial purchases on the book of the companies involved, violating the substance over firm accounting principles। तो accounting principle को सिर्फ violate करता है, इसमें कोई प्रोडक्शन वगैरह नहीं हुआ, बट इन्होंने किया ताकि इनके अकाउंट पे मेंटेन रहे, खाई इतना प्रोडक्शन इन्होंने किया। टीटी शॉपिंग इन्वॉल्व्स द इम्प्रॉपर यूज ऑफ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट। ये क्या है? इम्प्रॉपर यूज है डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट का, वेयर बाई ए पर्सन एक्ट्स थ्रू एन एंटिटी क्रिएटेड इन अनदर स्टेट with the main or sole purpose of obtaining treaty benefits which would not be available directly to such a person। तो कुल मिलाकर उन्होंने ट्रीटी बेनिफिट लिया जो सच इनको वैसे नहीं मिलता, लेकिन ट्रीटी का बेनिफिट उठा करके ये वो सारी फैसिलिटीज़ पा सकते हैं। तो ट्रीटी शॉपिंग इन्होंने कर लिया। शेल कंपनी के बारे में मैंने बता दिया, एन एक्टिव कंपनी यूज्ड एज ए व्हीकल फॉर वेरियस फाइनेंशियल मैनूवर्स और केप्ट डोरमेंट फॉर फ्यूचर यूज इन सम अदर कैपेसिटी। ठीक है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ बेनिफिट, ये जो ट्रीटी शॉपिंग हो रही है, समझ रहे आप, ये जो ट्रीटी शॉपिंग हो रही है इसको रोकने के लिए इंडिया ने एक रूल बनाया। रूल है लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट रूल्स। और ये जब इंडिया और मॉरिशस से देखा गया कि मोर देन $93 बिलियन इन्वेस्टमेंट आ गए और इंडिया को बहुत सारा नुकसान हुआ, तो इंडिया ने बोला, और तीसरा बंदा कर रहा है, मजे की बात है, तीसरा बंदा भेज रहा है इंडिया में, इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो ये रोकने के लिए इंडिया ने कहा कि यार देखो, ये जो तीसरे लोग हैं ना और जो यूज कर रहे हैं, इनके लिए हम लिमिटेशन कुछ सेट करेंगे बेनिफिट्स का। बेनिफिट का लिमिटेशन यूँ सेट करेंगे कि अगर आप मॉरिशस में हो, ठीक है, और आप इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हो, 2017 में रूल बनाया, तो मॉरिशस में आपका जो ऑपरेशनल कॉस्ट होनी चाहिए वो कम से कम 27 लाख होनी चाहिए। आप वहाँ पे सिर्फ दुकान खोल के और यहाँ पे नहीं कर सकते, आपका ऑपरेशनल कॉस्ट 27 लाख पर ईयर होना चाहिए, तब आपको बेनिफिट मिलेगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का। DTAA का अगर बेनिफिट लेना है आपको तो उसकी लिमिटेशंस ये हैं कि कोई भी कंपनी जो यहाँ पे मॉरिशस में आकर के अपना सेंटर खोल रही है उसे कम से कम 27 लाख रुपीस का ऑपरेशन करना पड़ेगा और तब वो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकता है। और ये जो बेनिफिट है ये ट्रांजिशन पीरियड में है। ट्रांजिशन पीरियड का मतलब होता है 1 अप्रैल ये होगा 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2019 के बीच में ही ये ट्रांजिशन पीरियड है, इसी में ये लागू होगा। तो ये लिमिटेशंस ऑफ बेनिफिट जो हैं वो उनको ही मिलेंगे 2017 से 2019 के बीच जिनका ऑपरेशनल कॉस्ट कम से कम 27 लाख रुपीस हो। नाउ व्हाट आर द एक्सटर्नलिटी एंड ए पिगोवियन टैक्स एंड ए टॉबिन टैक्स। एक्सटर्नलिटी उस शब्द को वो चीज़ है
जो डायरेक्ट जिसका इम्पैक्ट किसी पे नहीं पड़ता, इनडायरेक्टली वो अफेक्ट होता है। लेट्स कंसीडर कि जो सिगरेट बेच रहा है और जो सिगरेट पी रहा है, जो सिगरेट बेच रहा है और जो सिगरेट पी रहा है, इन दोनों के अलावा भी एक तीसरा बंदा है जिस पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एक बंदा जो फैक्ट्री लगाता है, दूसरा बंदा जो फैक्ट्री से सामान खरीदता है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर उस पोल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक्सटर्नलिटीज जो होती हैं वो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ती हैं थर्ड पार्टी के ऊपर। एन एक्सटर्नलिटी इज द कॉस्ट और बेनिफिट दैट अफेक्ट्स ए थर्ड पार्टी who did not choose to incur that cost or benefit. Externalities can be either positive or negative. यानी कि अगर आप एक मास्क इस समय अगर कोई बेच रहा है मास्क, तो मास्क बनाने वाली जो कंपनी है उसका जो एक्सटर्नलिटी होगी वो पॉजिटिव होगी। इसी तरीके से इस समय अगर कोई बस चलाने वाला हो, बस सोच के देखना, तो वो बस पे अगर आदमी भर भर के ले जाना रहा हो तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि उसकी एक्सटर्नलिटीज नेगेटिव है। इसी तरीके से एनवायरनमेंट की बात हम अगर बात करें तो जो लोग पेड़ काट के फैक्ट्री लगा रहे होते हैं उसका वो सोसाइटी पे निगेटिवली, उसकी एक्सटर्नलिटी जो होती है वो निगेटिव इम्पैक्ट करती है सोसाइटी को। इसी तरीके से एजुकेशन में अगर कोई स्कूल खोलता है तो उसका सोसाइटी पे जो फ़ायदा होता है वो उसकी ज़्यादा होता है, उसे हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कह सकते हैं। एक पिगोवियन टैक्स क्या होता है? पिगोवियन टैक्स की बात की गई थी, एक नोबेल लॉरेट हैं, उन्होंने इसकी बात की थी, पिगोवियन साहब थे। उन्होंने कहा था कि इन्होंने कहा था कि उन एक्टिविटीज़ पे जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ के साथ हैं, ऐसी कंपनियां जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी पैदा करती हैं उनके ऊपर एक टैक्स लगाना चाहिए, और उसे कहा गया पिगोवियन टैक्स। यानी अगर कोयले से अगर पोल्यूशन फैल रहा है और पोल्यूशन बहुत लोगों को नुकसान कर रहा है, कोयले से अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जो कि बहुत सारी सोसाइटी पे निगेटिव एक्सटर्नलिटी पैदा कर रही है, तो इस पे टैक्स लगाना चाहिए, और इसी टैक्स को लोगों ने बोल दिया पिगोवियन टैक्स। एक पिगोवियन सब्सिडी भी है जो यहाँ पे नहीं बताया गया है। पिगोवियन सब्सिडी है कि अगर कोई ऐसी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी वाली एक्टिविटीज़ होती हैं तो उन पे सब्सिडी दी जानी चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड पिगोवियन सब्सिडी। टॉबिन टैक्स क्या होता है? टॉबिन टैक्स टॉबिन साहब ने दिया है। टॉबिन टैक्स जो है वो नोबेल लॉरिएट थे भाई साहब टॉबिन साहब, जेम्स टॉबिन उनका नाम था। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया और उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा जो पूरे विश्व में करेंसीज एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, लोग एक्सचेंज करते हैं, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करते हैं, रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। इन्होंने कहा पूरे वर्ल्ड पे ये सब करने से बहुत सारा नुकसान होता है। इन्होंने कहा कि इसको रोकने के लिए काम करना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस, उस पर एक टैक्स लगाना चाहिए जिसको कहते हैं टॉबिन टैक्स। उससे होगा क्या कि लोग इसको प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि पेनल्टी लगेगी। अगर आप सीधा यहाँ पे गए और यहाँ पे कन्वर्ट किया और फिर तुरंत लेकर के फिर यहाँ पे कन्वर्ट करके यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, तो इससे क्या हो रहा है कि इन ट्रांजैक्शंस में दोनों कंट्रीज का नुकसान होता है। तो हर ट्रांजैक्शन में एक
पेनलाइज करना चाहिए, उस पर एक टैक्स लगाना चाहिए, और इसका नाम ही रखा गया टोबिन टैक्स। इससे क्या होगा, इससे जो राउंड ट्रिपिंग है वो रुकेगा। जो लोग तुरंत जाके पैसा और तुरंत लेकर के अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं ला करके, वो क्या करते हैं, अगर उन पे ये पेनाल्टी लगाई जाए हर ट्रांजैक्शन पे जो दूसरी कंट्री, अभी जैसे इंडिया से मॉरिशस पैसा गया, मॉरिशस पे टैक्स लगा, फिर मॉरिशस से फिर इंडिया में आया तो फिर टैक्स लगा, तो वो क्या करेगा, ऐसे इंसिडेंसेस को रोक लगेगी। तो टॉबिन साहब ने इसको रेकमेंड किया था कि हर एक्सचेंज में जब भी रुपए का कन्वर्जन हो, डॉलर में डॉलर का कन्वर्जन रुपए में, उस पर एक टैक्स लगाया जाए अगर जल्दबाजी में शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उससे क्या होगा कि जो राउंड ट्रिपिंग के इंसिडेंसेस हैं वो रुकेंगे और बहुत सारा फायदा होगा पूरे वर्ल्ड को। तो इसी कहा जाएगा टॉबिन टैक्स। Now what are the capital gain tax, STC, short term capital gain tax and long term capital gain tax? कैपिटल गेन टैक्स आपको पता ही है क्या है, हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि कोई भी कैपिटल, लेट्स कंसीडर एक इक्विटी है जो आपने 10,000 की खरीदी थी, ये 10 साल तक आपके पास रही और इसका दाम हो गया 90,000 रुपीज़, राइट, 90,000 रुपीज़। तो जो कैपिटल गेन हुआ वो 80,000 का हुआ, और इस पे जो टैक्स लगेगा उसी को कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स, CGT। अब ये टैक्स दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 1 साल से नीचे के ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेट्स कंसीडर कि आपने 10,000 का शेयर खरीदा और आपने अगले 3 मंथ के बाद ही इसको बेच लिया और आपको 12,000 रुपये मिल गए, तो ये जो टैक्स लगेगा 2,000 रुपये पे, इसे कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो इंडिया में दैट इज 15%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंडिया में 15% है। 2004 में केलकर कमेटी की रिकमेंडेशन पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को खत्म कर दिया गया था। इंडिया में सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ही थे जो कि 15% थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लगा और इसलिए 2018 के बजट में अरुण जेटली साहब ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को री इंट्रोड्यूस किया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को री इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में 1 लाख रुपीज़ का अगर गेन आपको होता है, 1 लाख रुपीज़ का, तो इसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। मान लेते हैं कि आप एक इक्विटी खरीदते हैं, उस इक्विटी 2 लाख रुपए की इक्विटी आप खरीदते हैं और इस इक्विटी को आप 10 साल तक अपने पास रखते हैं और कैपिटल गेन होता है आपको ये टोटल इक्विटी जो हो जाती है 5 लाख की हो जाती है, तो टोटल जो कैपिटल गेन हुआ वो 3 लाख का हुआ। तो जो आपको टैक्स लगेगा वो 3 - 1 = 2 लाख पे लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को रखा गया 10%, यानी कि 20,000 रुपये रखे। तो बहुत सारा नुकसान होने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लॉन्च किया गया 2018 में। अभी ये न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो हमने लगाया था 2018 में, उसके बाद बहुत सारा पैसा इंडिया से बाहर जाने लगा, इन्वेस्टमेंट लगभग रुक गया क्योंकि लोग बेनिफिट के लिए लगाते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ना लगा से इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं धीमा पड़ चुका है। जब 2018 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को फिर से लॉन्च किया, उसके साथ साथ बहुत सारे क्लॉज लॉन्च किए, जैसे ग्रैंड फादरिंग क्लॉज लॉन्च किया गया था। आज हम देखते हैं क्या है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 2018 में लॉन्च किया गया। किन चीज़ों पे लॉन्च किया गया? शेयर्स पे, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स पे और बिजनेस ट्रस्ट पे। The LTCG tax is applicable at a rate of 10% on gains over and above 1 lakh rupee a year, and there is no benefit of indexation. Suppose you invest rupees 2 lakh in stock or equity funds in February 2018. You sell the investment for rupees 2.75 lakh in March 2019.
Up to rupees 1 lakh LTCG are tax free, so the gain of rupees 75,000 will not be taxed. 1 लाख रुपए से नीचे था ना, सिर्फ 75,000 ही फायदा हुआ आपको, इसलिए आपको LTCG नहीं देना होगा। नाउ व्हाट इज ग्रैंड फादरिंग? ग्रैंड फादरिंग आप इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। व्हेन ए न्यू क्लॉज ऑफ पॉलिसी इज एडेड टू ए लॉ, कभी भी कोई भी कानून नया एक क्लॉज जोड़ा जाता है किसी भी लॉ में, सर्टेन पर्सन्स मे बी रिलीव्ड फ्रॉम कंप्लाइंग विद द न्यू क्लॉज। तो जो नया क्लॉज जोड़ा गया उसमें बहुत सारे लोगों को रिलीव कर दिया जाता है, उससे उनके ऊपर वो नहीं लागू किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड ग्रैंड फादरिंग। ग्रैंड फादरिंग का ग्रैंड फादर से कोई मतलब नहीं है। ग्रैंड फादरिंग सिर्फ छूट है, एग्जेम्पशन है, ठीक है। ग्रैंड फादरिंग का मतलब होता है जो पुराने लोग हैं जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट किया है उनको छूट दे जानी चाहिए, उसी को ग्रैंड फादरिंग। ग्रैंड फादर मतलब जो ओल्ड लोग हैं, बस इतना समझ लो। ओल्ड का मतलब बूढ़ा नहीं, ओल्ड का मतलब जो पहले से इन्वेस्ट कर रखे हैं। सपोज इसमें इन्होंने जो डेट फिक्स करी थी ग्रैंड फादरिंग की, दैट वाज 31 जनवरी 2018। इन्होंने कहा था इससे पहले जो भी इन्वेस्टमेंट हुए हैं उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। सपोज यू इन्वेस्टेड रुपीज 2 लाख रुपीज इन स्टॉक इक्विटी फंड्स इन मार्च 2016। ध्यान से समझिएगा, 2016 में 2 लाख रुपए आपने लगाया था। ऑन 31 जनवरी 2018 द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज रुपीज 4 लाख। 31 जनवरी 2018 को आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 लाख का। नाउ यू सेल द इन्वेस्टमेंट फॉर रुपीज 5.2 लाख। 31 मार्च को आपने, देखो याद रखना 3 डेट, पहला मार्च 2016 में आपने लिया 2 लाख रुपए का, 31 जनवरी 2018 को आपकी वैल्यू थी 4 लाख रुपए, और आपने इसको बेचा नहीं, आपने बेचा इसको 31 मार्च को जब इसकी वैल्यू हो गई 5.2 लाख। चूंकि LTCG में ग्रैंड फादरिंग क्लॉज जो लागू हुआ है वो 31 जनवरी को लागू हुआ है, तो 31 जनवरी तक जिन लोगों ने भी जितना गेन किया है उस पर उनका कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी 4 लाख रुपए पे तो कोई टैक्स लगने वाला है ही नहीं, इन लोगों को छूट दी गई। जितना बेनिफिट आपको 31 जनवरी 2018 तक हुआ है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद 31 जनवरी से 31 मार्च के बीच में आपको 1.2 लाख का फायदा हुआ है, और 1.2 लाख में से भी 1 लाख रुपए की तो छूट है भाई साहब। 1 लाख रुपए है ना छूट, तो 1 लाख रुपए वो आपका टैक्स फ्री है। तो टोटल जो टैक्स लगने वाला है वो 20,000 रुपीज पे लगेगा, दैट इज ओनली 10%, यानी कि 2,000 रुपए। तो गवर्नमेंट आपके जो 31 जनवरी 2018 वाले प्राइस हैं वहां तक जितना भी आपकी इनकम है, जितने भी लोग उससे पहले इन्वेस्टमेंट कर, जितना वो पैसा कमा चुके हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद भी अगर वो 1 लाख रुपए तक 1 साल के अंदर कमाए हुए हैं तो उस पर कोई नहीं लगेगा। 1 लाख से ऊपर उसके बाद अगर वो कमाए हैं तो लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ग्रैंड फादरिंग जो डेट है 31 जनवरी 2018 से पहले के जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं उनको LTCG में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा जितने बेनिफिट हो गए। सो थैंक यू वेरी मच। जल्दी हाजिर होंगे हम नए अपने लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप इसको वॉच करें।